कंडीशंस, ऐसे डिजीज है तो क्रोनिक कंडीशंस है। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होगा तो हम उसको बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी, फॉलेट डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, अनीमिया। फिर कुछ जेनेटिक हेरिडिटरी में मिलता है, लाइक सिकल सेल अनीमिया, उसके जीन से ही खराब है, एंड थैलेसीमिया। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया है। फिर हमने उसके कॉजेस देखे थे कि क्यों होता है, लाइक फर्स्ट हमने देखा था कि एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया क्यों होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो उसमें आरबीसीज एकदम हेल्दी है, उसके साइज नॉर्मल है, शेप नॉर्मल है, कलर भी नॉर्मल है। बट प्रॉब्लम क्या है, सर्जरी के बाद, पेशेंट की सर्जरी के बाद ब्लड लॉस हुआ है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसके ब्लड कॉम्पोनेंट्स ही कम हो गए हैं, इम्यूनिटी डाउन हो गई है, सप्रेसिव हो गए हैं आफ्टर कीमोथेरापी, आफ्टर कैंसर, ये सब होता है। हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट एंड आरबीसी लेवल लो होंगे जब आप आरबीसी ब्लड टेस्ट करोगे, ड्यू टू ब्लड लॉस। हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हिमेटोक्रिट भी कम होगा। हिमेटोक्रिट मतलब आरबीसीज की बात हो रही है, या तो डायरेक्टली आरबीसीज ही कम होंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, कोई अनेमिक पेशेंट है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे अनीमिया के, बोलो। weakness, fatigue, shortness of breath, tachycardia, whole extremity, chest pain. डिसरिथमियास, पेल दिखेगा, या तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का तो जॉन्डिस दिखेगा पर्सन, लाइट। इन इंटरवेंशन जनरल अनीमिया की है तो सारी है। अगर ब्लड लॉस की वजह से हो रहा है, देखो कुछ एक्यूट या क्रोनिक कंडीशन की वजह से, तो हम ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे या तो हिमेटोपोइटिक मेडिकेशन देंगे। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो आयरन, फॉलेट, बी 12 का सप्लीमेंटेशन देंगे। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो पहले वो भी कंट्रोल करना होगा, वरना आप ब्लड प्रोडक्ट दिए जाओगे एक बाजू से ब्लीडिंग चालू रहेगा। सो हमें देखना है कि ब्लीडिंग हो कहाँ से रहा है। पेशेंट को फ्रैंक ब्लीडिंग कहीं से आप देख सकते हो आंख से, वैसा ब्लीडिंग, फ्रैंक ब्लीडिंग हो रहा है या ऑकल ब्लीडिंग हो रहा है। पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर इमीडिएटली हमें रिप्लेसमेंट करना होगा, ब्लड प्रोडक्ट्स देना होगा। फिर हमने देखा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मतलब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मीन्स due to iron HB ड्यू टू लो लेवल ऑफ आयरन, एचबी प्रोडक्शन हो सकता है। no नो। सो ड्यू टू लो लेवल ऑफ एचबी, एचबी की प्रोडक्शन के लिए आयरन इंपॉर्टेंट है, बट अगर आयरन ही कम होगा तो एचबी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। सो ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से अल्टीमेटली एचबी डाउन हो रहा है। क्यों होता है? देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ब्लड लॉस हो गया है, या मेटाबॉलिक, पर्सन आयन कंज्यूम तो कर रहा है बट वो ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई है। या तो कुछ जीआई के डिसऑर्डर्स है कि पेशेंट जितना भी आयन रिच डाइट खाए बट उसके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, सो माल एब्जॉर्प्शन जीआई डिसऑर्डर्स है। या डाइट में ही वो कम खा रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट पेशेंट कम खा रहा है, सो दिस कुड बी द रीजन। जो ओल्डर पीपल है, ओल्डर पीपल को सबसे ज्यादा रिस्क है ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का। क्यों? बिकॉज एक तो उनका डाइट अब अच्छा नहीं है एंड उसको च्यूइंग डिफिकल्टी है। फूड अच्छे से पेशेंट च्यू नहीं करेगा तो उसका ब्रेक डाउन भी अच्छे से नहीं होगा, एंड एब्जॉर्प्शन, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सब एब्जॉर्ब नहीं होंगे, विटामिन और वो सब एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो ये एक प्रॉब्लम है। जो भी पर्सन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वाला है वो कैसा दिखेगा, व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स? व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स? साइन एंड सिम्टम्स सेम होंगे ना, पेट बोलो। दर्द हाँ। fatigue and weakness फटीग, वीकनेस, टेकिकार्डिया, डिसरिथमिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सब कुछ सेम है, बिकॉज हीमोग्लोबिन ही कम है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगा, हो जाएगी। अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको ब्लड टेस्ट में?
ब्लड टेस्ट में क्या देखते हैं? hemoglobin, hematocrit, MCV, loss. ओके, व्हाट इज एमसीवी? व्हाट इज एमसीवी? कुछ ने कुछ बोला। एमसीवी क्या इंडिकेट करता है? एमसीवी कम है, बढ़ गया है, ओके, लो हो गया है, बट एमसीवी क्या है? વોલ્યુમ કેટલો ઓછો છે? किसका वॉल्यूम? બ્લડ વોલ્યુમ. आरबीसी, ब्लड वॉल्यूम नहीं, पूरा ब्लड नहीं, आरबीसी की बात हो रही है, सेल्स की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ लेवल सेल्स कितने हैं ब्लड के अंदर? ब्लड है, उसमें प्लाज्मा है, फिर सारे प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज वो भी होगा प्लाज्मा के अंदर, डब्ल्यूबीसी होंगे, आरबीसी होंगे, प्लेटलेट होगी, तो ये सब कुछ मिलकर ब्लड बनता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आरबीसी का वॉल्यूम कितना है पूरे ब्लड के अंदर, हाउ मेनी आरबीसीज आर प्रेजेंट, गॉट इट, दैट इज एमसीवी। उसको मीन सेलुलर वॉल्यूम भी बोलेंगे, मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम भी बोला जाता है। दूसरा भी कुछ लो हो जाएगा, दैट इज एमसीएच। व्हाट इज दिस? एमसीवी एमसीएच दोनों कम हो जाता है। व्हाट इज एमसीएच? हीमोग्लोबिन. यस, मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन या मीन सेलुलर हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन का लेवल अमाउंट ही कम है। जनरली हम देखने जाए, जो हम ये 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी मीन मीडियन मोड एवरेज निकालते थे, तो एवरेज हीमोग्लोबिन ही कम है। फिर अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे आरबीसीज के, तो आरबीसीज कैसे होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? माइक्रोसाइटिक. एंड आरबीसीज कैसे होंगे? हाइपोक्रोमिक मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक? आरबीसी की साइज डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज हाइपोक्रोमिक। हाँ, माइक्रोसाइटिक। ओके, यस, माइक्रोसाइटिक में आरबीसीज छोटे हो जाएंगे कंपेयर टू नॉर्मल साइज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोक्रोमिक? आरबीसी नॉर्मल होंगे पर एचबी का लेवल लो होगा। हाइपोक्रोमिक वर्ड एचबी को नोटिफाई करता है। सो हाइपोक्रोमिक है मतलब लो एचबी है। सो ये पूरे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसीज ऐसे होंगे, माइक्रोसाइटिक विथ हाइपोक्रोमिक, मतलब आरबीसीज छोटे भी है और एचबी भी कम है, ऐसा है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि आरबीसीज मैक्रोसाइटिक होते हैं बट हाइपोक्रोमिक होंगे, सो बड़े हैं बट एचबी कम है, ऐसा भी हो सकता है। सो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो आपको साइज पता चलेगी आरबीसी की क्या है, एंड एचबी का लेवल क्या है एक आरबीसी के अंदर, वो इससे पता चलेगा। सो दिस कुड बी अ लैब टेस्ट। आपने देखा सीबीसी रिपोर्ट कहीं किसी का? किसी ने भी देखा है क्यूरियस होके? कल देखा था किसी ने? यस. हाँ, तो ये सब लिखा था उसमें। हाँ. शायद आरबीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स सब रिपोर्ट्स में नहीं होता, वो नहीं होगा, बट एमसीवी एमसीएच वो सब तो होगा ही। देखा था वो? હા બધાની વેલ્યू હોય છે. हाँ, उसकी सबकी नॉर्मल वैल्यू होगी, एमसीएच नॉर्मली कितना होना चाहिए, एमसीवी कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट फिर उसकी वैल्यू लिखी होगी। ओके, नेक्स्ट इज इंटरवेंशन। क्या करेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो क्या करोगे आप? आयरन रिच डाइट। ओके, आयरन रिच डाइट देंगे। चलो, पेशेंट ने आयरन रिच डाइट ले लिया, बट कुछ प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है, पेशेंट को जीआई डिसऑर्डर है, एब्जॉर्ब नहीं होगा आयरन रिच डाइट, तो क्या करेगा पेशेंट? इंजेक्शन दे सकते हैं हम सीधा बॉडी में?
यस और नो? ड्रामास्किन। हाँ, आईएम इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन देंगे, सो जीआई सिस्टम पूरी हमने कैंसिल आउट कर दी। पेशेंट को कितना भी आप आयरन रिच डाइट दे दो, पेशेंट की इंटेस्टाइन खराब है, सो कितना भी खाएगा कोई असर नहीं होगा। यस, समटाइम्स अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो पेशेंट को ज्यादा आप आयरन रिच दोगे तो उसमें से एटलीस्ट थोड़ा एब्जॉर्ब होगा। सो इट डिपेंड्स, क्वेश्चन पढ़ना है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करोगे। अभी सोचो, चलो पेशेंट हेल्दी है, सिर्फ आयरन रिच डाइट नहीं खा रहा था, तो आपने उसको बोला कि आप आयरन रिच डाइट ले सकते हो, आयरन की गोलियां ले सकते हो, सप्लीमेंट्स ले सकते हो, बट उसमें आपको क्या एडवाइस देनी है? आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है पेशेंट, तो क्या ध्यान रखना होगा पेशेंट को? मिल्क के साथ नहीं ले सकता। हाँ, ओके। मील एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। फुल स्टमक लेना है कि खाने के साथ वो भी एब्जॉर्ब हो जाए। एम्प्टी स्टमक लेगा पेशेंट तो उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पेशेंट हैज टू टेक द आयरन टैबलेट्स बिटवीन द मील्स, मतलब खाना खा लिया, अभी खाना खाने के बाद लेना है, राइट? ओके देन, और क्या चीज आप समझाओगे पेशेंट को? सिर्फ एक ही पॉइंट सिखाओगे पेशेंट को? Don't take with milk and antacid. वाई? It decrease the absorption. हाँ, मिल्क की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है। एवेंटासिड्स अगर पेशेंट ले रहा है तो उसकी वजह से भी नहीं होगा, तो पेशेंट को ऐसे टाइम पीरियड रखना है कि मिल्क के साथ और एंटासिड के साथ ना लिया जाए। देन, मल्टीविटामिन और फ्रूट जूस के साथ लेना है। ओके, कैसे फ्रूट जूस स्पेशली? टोमेटो जूस, विटामिन सी, इन इंक्रीज शॉर्ट, एब्जॉर्प्शन। यस, आयरन के साथ विटामिन सी रिच डाइट लेना पड़ेगा। कुछ भी खट्टा होगा, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, टोमेटो जूस है, या तो कुछ खा ले ऐसे खट्टे फ्रूट्स, ऑरेंज खाए, बट इन शॉर्ट विटामिन सी के साथ आयरन लेना होगा। अगर कुछ खा नहीं रहा है तो विटामिन सी की टैबलेट लेके आयरन लेना है, बट विटामिन सी के साथ ही आयरन लेना होता है। विटामिन सी हेल्प्स टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। विदाउट विटामिन सी पेशेंट सिर्फ आयरन खाता रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी है? विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन? Vitamin D. विटामिन D. बी और डी? D. D. यस, विटामिन डी। फिर और क्या चीज समझाओगे पेशेंट को? पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आया, मुझे ये सब हो रहा है, पेशेंट पैनिक हो गया। पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बहुत ब्लॉटिंग हो रहा है, नाउ आई डोंट वांट टू टेक दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन ले रहा हूँ तो मुझे ब्लॉटिंग हो रहा है, तो क्या करोगे आप? नॉर्मल फाइंडिंग से साइड इफेक्ट्स से। हाँ, पेशेंट को पहले ही बोलना है, वरना पेशेंट ऐसा होगा ना तो पैनिक होके गोलियां लेना छोड़ देगा। वी हैव टू टीच द पेशेंट कि आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स से आपको स्टूल भी एकदम डार्क कलर के होंगे, आपको बहुत कॉन्स्टिपेटेड फील होगा, फिर ब्लॉटिंग जैसा फील होगा, आफ्टर टेस्ट बहुत फाउल आएगा, मुंह में बहुत गंदा टेस्ट आता है। सो ये सारी चीजें कॉमन है। ऐसा कुछ हो रहा है तो डोंट स्टॉप द मेडिसिन, उसके बजाय आप लाइक कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए फाइबर रिच डाइट लो, ज्यादा पानी पियो, ऐसा सब करो, बिकॉज ये तो होगा ही, उससे छोड़ नहीं देनी है मेडिसिन। अगर पेशेंट लिक्विड फॉर्म में ले रहा है आयरन सप्लीमेंटेशन तो Broth yapmanı to avoid staining the teeth. हाँ, स्ट्रॉ से पीने का एडवाइस करेंगे, एंड वो भी स्ट्रॉ से पीने के बाद भी पेशेंट को
कारकल ब्रश करा ब्रश करना होगा, यस। तो स्टेनिंग ना हो। फिर हमने देखा विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। विटामिन B12 डेफिशिएंट अनीमिया मतलब उस मतलब क्या क्या होगा उससे? B12 की वजह से क्या होगा? डेफिशिएंसी HB लो से हाँ, विटामिन B12 की वजह से क्या होगा कि जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो एबनॉर्मल हो रहा है, मैक्रोसाइटिक सेल्स बड़े बड़े होंगे और अल्टीमेटली HB लो हो रहा है बिकॉज नॉर्मल सेल्स नहीं है। समटाइम्स दूसरी रीजन की वजह से अल्टीमेटली विटामिन B12 ही है बट उसका टाइप है पर्निशियस अनीमिया। व्हाट हैपेंस इन पर्निशियस अनीमिया? पर्निशियस अनीमिया में क्या होगा? B12 एब्जॉर्प्शन नहीं था हाँ, तो किसकी डेफिशिएंसी है इसमें? TI मैम ग्लूकोज TI सिक्रीशन किसके सिक्रेशन की डेफिशिएंसी है? इंट्रिंसिक फैक्टर्स। उनका काम क्या है? जो भी पर्सन विटामिन B12 वाला खा रहा है इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब करना वो B12। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स जब तक नहीं होंगे हमारी बॉडी में कुछ भी अकेला ऐसे नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज कंज्यूमिंग B12 रिच डाइट, सो ये इंटेस्टाइन है और ये उसकी विलाई है, राइट। एंड पर्सन विटामिन B12 वाला खा रहा है, सो उसको यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज होती है और जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स के साथ अटैच होगी। सो वो विटामिन B12 को अंदर ले जाने के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए जो उसको बाइंड करके ले जाएगा। बट विदाउट दिस इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं होगा। सो जब ये डेफिशिएंसी होती है तब हम उसको बोलेंगे पर्निशियस अनीमिया। सो कब? जब कुछ गैस्ट्रिक डिजीज हो, सर्जरी करवाई हो, क्रोनिक गैस्ट्रिक डिजीज हो, सर्जरी करवाई हो, तो ये सारी कंडीशन में इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाता है। सर्जरी के तुरंत बाद भी कुछ दिनों के लिए जो भी GI सर्जरी करवाते हैं पेशेंट्स, तो सर्जरी के बाद कुछ दिनों के लिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर डिक्रीज हो ही जाता है। सो पर्सन लाइक ऐसा ही होगा कि कुछ खाएगा तो उतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, धीरे 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 वो नॉर्मल होता जाएगा। सो दिस इज अ पर्निशियस अनीमिया। अल्टीमेटली विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है बट उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर कम है, इसीलिए विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है और उसकी डेफिशिएंसी हो गई। साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? पैरेस्थेशिया ओके, पैरेस्थेसिया होगा बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 इज आल्सो important फॉर नर्व्स, सो पैरेस्थेसिया होगा। वेट लॉस पेलर वेट लॉस होगा। फटीग हम्म हम्म वीकनेस हम्म Right, John. स्लाइट जॉन्डिस होगा एंड Smooth टंग beefy red tongue. यस। एंड B12 की वजह से बैलेंस में भी प्रॉब्लम होगा, गेट एंड बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आप पेशेंट को आंखें बंद करवा के ऐसे स्टेडी करने के लिए बोलोगे एक पैर पर की वो तो बैलेंस नहीं कर पाएगा पेशेंट। तो ये भी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं पेशेंट के लिए? पेशेंट को क्या बोलेंगे? Increase dietary intake of food rich in vitamin B12. यस, B12 वाला फूड लेना है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। जब हम F1 में न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपके ऑप्शंस में फूड आइटम्स की लिस्ट होगी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से B12 रिच कौन सा है। सो न्यूट्रिशन में आपको ये सारे फूड आइटम्स याद रखने होते हैं कि आयरन रिच कौन सा है, B12 रिच कौन सा है, कैल्शियम, पोटेशियम किसमें ज्यादा है, सोडियम किसमें ज्यादा है। सो उसके फूड आइटम्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सिर्फ इतना बोल के नहीं छोड़ देना है कि विटामिन B12 रिच वाला डाइट लेना है। विटामिन B12 किसमें से मिलेगा वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, बट पेशेंट को GI में से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे? कितना भी B12 वाला खाए, GI सिस्टम में ही प्रॉब्लम है तो इंजेक्शन इंजेक्शन देने पड़ेंगे। यस। सो इनिशियली स्टार्टिंग में जैसे ही पेशेंट इंजेक्शन स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में उसको एवरी वीक लगाना होगा या फिर धीरे धीरे एवरी मंथ लाइफ लॉन्ग उसको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। अदर प्रिपरेशंस अदर फॉर्म्स में भी मिलते हैं लाइक नेजल स्प्रे,
सबलिंगुअल कोबालामाइन प्रिपरेशन, ये सब कुछ मिलता है, तो वो पेशेंट को लेना पड़ेगा। अगर जीआई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर पेशेंट सिर्फ गोलियां लेगा तो भी चलेगा, बिकॉज वो जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होगी गोली। इंजेक्शन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है, बट जो गोली है वो जीआई ट्रैक्ट से जाएगी। सो इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम नहीं है तो पेशेंट मेडिसिन भी ले सकता है। अगर वेजिटेरियन पेशेंट है तो वो नॉन वेज नहीं खाएगा तो फिर उसको मेडिसिन भी दे सकते हैं, बट जीआई का प्रॉब्लम है तो फिर इंजेक्शन ही लेना पड़ेगा। फिर हमने फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया देखा। फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है? क्या होगा फॉलेट डेफिशिएंसी में? Due to folic acid deficiency, RBC ના shape proper नहीं હોય એના લીધે हाँ, यस, फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है सेल आरबीसीज के अच्छी फॉर्मेशन के लिए एंड मैच्योरेशन के लिए। सो वो ही कम हो जाएगा तो उसकी वजह से सेल्स एबनॉर्मल होंगे, मैक्रोसाइटिक होंगे, ओवल शेप के होंगे, और ये सब की वजह से एचबी भी कम होगा। क्यों होता है? पहले तो पर्सन विटामिन बी 9 वाला खाना ही नहीं खा रहा है, फॉलिक एसिड वाला खाना नहीं खा रहा है, डायट्री डेफिशिएंसी है, या तो कुछ जीआई प्रॉब्लम है, सीलियाक डिजीज, क्रोन डिजीज, बॉवेल रिसेक्शन, या तो कुछ मेडिसिन ले रहा है जिसकी वजह से फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वो मेडिसिन काउंटरएक्ट कर रही है। तो एंटीसीजर्स मेडिकेशन है। फिर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या है, पेशेंट एडिक्वेट ले रहा था, रेगुलर जितना खाता था उतना, बट बॉडी की डिमांड बढ़ गई है तो भी होगा डेफिशिएंसी। अल्कोहलिज्म एंड हीमोडायलिसिस की वजह से भी होता है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? जो अलग साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको याद रखना है, ये और ये, समथिंग इज न्यू इन दिस। क्या होंगे अदर साइन एंड सिम्टम्स? बोलो चलो सब। tinnitus, व्हाट इज टिनिटस? ringing in ear, रिंगिंग इन ईयर। फिर क्या होगा और चीजें? pallor, weakness, fatigue, हम्म tachycardia, tachypnea, हम्म शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो सब होगा। अनीमिया है मतलब अनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स होंगे, बट कुछ डिफरेंट है, दैट इज डिस्पेप्सिया टिनिटस। व्हाट इज डिस्पेप्सिया? Abnormal secretion. यस, डिक्रीज सिक्रेशन, या तो हम एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन विच इज रिस्पॉन्सिबल या इंपॉर्टेंट फॉर, पेप्सिन का रोल क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड। पेप्सिन क्या करेगा? एक पेप्सिन क्या है? व्हाट इज पेप्सिन? पेप्टिक एसिड, पेप्सिन, ये सब चीजें क्या है? digestive માં important role play કરે. हाँ, दीज आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फूड अगर ब्रेक डाउन होगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा, बट डिस्पेप्सिया में क्या होगा, पेप्सिन ही कम रिलीज होता है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। अभी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा सो इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन की वजह से पेशेंट ब्लॉटेड रहेगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेगा। सो ये उसके सिम्टम्स है, उसको एब्डोमिनल पेन रहेगा, बिकॉज फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बट मेन डिस्पेप्सिया का डिक्रीज या एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन हो जाएगा। ओके, इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हम? Folic acid supplements, rich food diet. सप्लीमेंट्स है, डाइट है, एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंजेक्शन, और वो सब हम कर सकते हैं। किसमें से मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, लीवर, फिश, लेग्यूम्स, पीनट्स, ऑरेंज जूस, एवोकाडो, इसमें फॉलिक एसिड ज्यादा होंगे। सिकल सेल अनीमिया हम पीडियाट्रिक में देखेंगे, थैलेसीमिया भी हम पीडियाट्रिक में देखेंगे। ए प्लास्टिक अनीमिया मतलब, ए प्लेजिया वर्ड किसके लिए यूज होता था? प्लेजिया वर्ड, RBC सेल જ नहीं હોય. हाँ, जो सर्क्यूलेटिंग आरबीसीज है, इरिथ्रोसाइट्स है, वो ही कम है। अभी ये प्रॉब्लम हुआ कहाँ से, मेन कॉज क्या है अब इसमें? क्यों आरबीसी कम है? बिकॉज पेशेंट आयरन रिच डाइट, फॉलिक एसिड, B12 रिच डाइट नहीं ले रहा था, इसीलिए आरबीसी कम है।
बोन मैरो सप्रेशन थे जैसे। हाँ, बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट के, सो वो बोन मैरो आरबीसी बना ही नहीं रही है। बनाएगी तब चलो हम देखेंगे कि आयरन, फॉलिक एसिड और उसकी वजह से कुछ हुआ है, बट बोन मैरो सेल्स ही नहीं बना रही है, वहां पर ही अटक गया है। सो ये एप्लास्टिक अनीमिया पैदा होते ही होता है, लाइक प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, बड़ा होने के बाद भी हो सकता है ना। अभी कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है? द कॉजेस आर, कॉजेस आर immune इम्यूनो disorder, ओके, इम्यून डिसऑर्डर लाइक HIV, एड्स, फिर और क्या होगा? allergic status, एलर्जिक स्टेट्स है कुछ, फिर hepatitis, हेपेटाइटिस, कुछ वायरल इन्फेक्शन है लाइक हेपेटाइटिस, एप्सिन बायर वायरस इन्फेक्शन, और एक्सपोजर टू द टॉक्सिक एजेंट्स जे बोन मैरो पर अफेक्ट करे। हाँ, तो माइलोटॉक्सिक एजेंट्स के कांटेक्ट में पर्सन बहुत ज्यादा आया है तो बोन मैरो प्रॉब्लम कर देगा और अच्छे से फिर प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रॉपर डायग्नोसिस करना है कि पेशेंट को एग्जैक्टली एप्लास्टिक अनीमिया है, तो फिर हम बोन मैरो में से सैंपल लेंगे तो पता चल जाएगा कि बोन मैरो अब हेल्दी नहीं है। आइडियली रेड होती है, उसकी जगह फैटी हो गई है बोन मैरो, सो वो पता चलेगा। अभी ट्रीटमेंट मेन क्या है? आप रिच डाइट बनाओगे या क्या करोगे? इंजेक्शन दोगे? व्हाट इज द मेन? पेशेंट को बोलोगे आयरन रिच डाइट लो, फॉलिक एसिड रिच डाइट लो। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, अभी मेन प्रॉब्लम है बोन मैरो, सो हमें कुछ भी करके बोन मैरो का नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट करवाना है, तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करवा सकते हैं। या तो पेशेंट वो माइलोटॉक्सिक एजेंट ले रहा था जिसकी वजह से बोन मैरो खराब हो रही थी, तो क्या करोगे आप? प्लीज कंटिन्यू। पेशेंट, हाँ, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन ले रहा था, बट वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट में माइलोटॉक्सिसिटी हो गई है, तो फिर पेशेंट को वो मेडिसिन बंद करनी होगी, तभी बोन मैरो फंक्शन इंप्रूव हो पाएगा। एंड कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स? जो भी एप्लास्टिक अनीमिया वाले पेशेंट होंगे तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? पेनसाइटोपेनिया। मतलब क्या पैनसाइटोपेनिया का? ऑल सेल्स બધા આરબીસી ડબ્લ્યુબીસી પ્લેટલેટ બધું જ વિકરી જશે। हाँ, जब तीनों के तीन सेल्स कम हो जाते हैं तो अब हम उसको ग्रुप में ऐसे कंबाइंडली बोलते हैं पैनसाइटोपेनिया। तो जो भी सेल्स कम हुए उसके साइन एंड सिम्टम्स तो होगी। अगर इरिथ्रोसाइट्स कम है तो जो अनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स है लाइक फटीग, टेकिकार्डिया, पेलर, वो सब होगा। थ्रोम्बोसाइट्स कम है तो ब्लीडिंग के साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, पेटेकी, परप्यूरा, ब्लीडिंग, वो सब दिखेगा। ल्यूकोसाइट्स कम है तो इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ दो ही पॉइंट्स है, बहुत सारे हो सकते हैं आपको रिलेट करने की, ये है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है और ये पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दिस कुड बी द असेसमेंट फाइंडिंग। इंटरवेंशन हमने बताया कि हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन प्लान किया है तो पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, बट बोन मैरो रिजेक्शन ना हो जाए, जी ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज ना हो जाए, GVHD, उसके लिए हमें पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन करनी होगी। एंटी लिम्फोसाइट ग्लोब्यूलिन, एंटी थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन जो उसका काम कम करेंगे, लिम्फोसाइट ग्लोब्यूलिन का काम कम करेंगे, थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन का काम कम करेंगे, ऐसी मेडिसिन देनी है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऐसा सब कुछ दे सकते हैं। फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद हमें चाहिए कि वो बोन मैरो, नया बोन मैरो फटाफट से सेल्स बनाना स्टार्ट करे, तो कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स देंगे। और जब तक पेशेंट का बोन मैरो वहां पर अटैच नहीं हो जाता, उसमें से नए सेल्स बनना जो स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक पेशेंट के पास कुछ भी इम्यूनिटी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। बट जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, मेक श्योर कि उसको रिएक्शन ना हो।
सबसे कॉमन रिएक्शन जो होता है प्लेटलेट्स के साथ होता है, इम्यून रिएक्शन प्लेटलेट्स के साथ सबसे ज्यादा होगा, प्लेटलेट्स की लाइफ स्पान कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ये चीज पॉसिबल है कि ये हो सकता है पेशेंट के साथ। एक बार बोन मैरो प्रॉपरली अटैच हो गया, उसमें से आरबीसीज और सब कुछ बनना स्टार्ट हो गया, फिर हम ये जो थेरापी दे रहे थे पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन की, वो बंद कर देनी है। गॉट इट? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई Yes, डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? अब no, ma'am. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज एंडोक्राइन चैप्टर। जो हमने कल उसकी एनाटॉमी पढ़ ली थी, वी नो द लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay. So next is chapter 47, endocrine problems. The priority concept of this chapter is glucose regulation and hormone regulation. फिर हमने list of endocrine glands देखे थे. Now let's study about the anatomy and physiology of endocrine glands. सारे endocrine glands की anatomy and physiology देखेंगे. अब हम ये चैप्टर में कितने ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं? सारे स्टडी नहीं करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो ही स्टडी करेंगे। लाइक एडिनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, ओवरीज, पेनक्रियास, पैराथायरॉइड, पिट्यूटरी, टेस्टिस एंड थायरॉइड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो हम इसके बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टडी अबाउट द जनरल फंक्शन एंडोक्राइन ऑर्गन्स का। हम देखेंगे कि ईच एंड एवरी ग्लैंड का फंक्शन पर्टिकुलर क्या है, बट उससे पहले जनरल फंक्शन देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जनरल फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं। सो इट मेंटेन्स एंड रेगुलेट ऑफ वाइटल फंक्शंस। हमारी बॉडी में कुछ वाइटल फंक्शंस हो रहा है, हमारी बॉडी कुछ काम कर रही है, सो वो काम मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस एंड इंजरी। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, हमारी बॉडी में इंजरी होती है, तब भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस करने में भी यूजफुल है। ये आपके लिए नॉलेज के लिए है, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछेगी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बट आपको पता होना चाहिए इतना फंक्शंस करते हैं। नाउ रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड की बीमारी या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज मैटर करती है, एज की वजह से एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर अच्छा डाइट नहीं है तो भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हेरिडिटरी में, जीनेटिक्स में इन कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तो पेशेंट को वो प्रॉब्लम होगा। कंजेनाइटल फैक्टर्स, पैदा होने के साथ ही कुछ एबनॉर्मलिटीज के साथ पेशेंट बॉर्न हुआ है तो होगा। पेशेंट को कुछ ट्रॉमा एक्सीडेंट हुआ है और वो ग्लैंड पर इंजरी हो गई है तो भी प्रॉब्लम्स होंगे, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी उसमें रोल प्ले करते हैं। अगर खराब फैक्टर है, एनवायरमेंट खराब है, आसपास की चीज, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स और सर्जरी, पेशेंट को कुछ और बीमारी है या किसी की सर्जरी करवाई है, उसकी वजह से भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो दिस कुड बी द रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स कोई भी पर्सन को हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द हाइपोथैलेमस फर्स्ट। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो कहाँ पर है? हेड में है। जो हमारी ब्रेन की, लाइक कोराइड प्लेक्सस होता है, उसके नीचे जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके भी साइड में हाइपोथैलेमस होगा। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन से सिक्रेट करता है? कोई मुझे बताएगा कि हमारी एंडोक्राइन सिस्टम वर्क कैसे करती है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पेनक्रियाज है, पेशेंट ने ग्लूकोज वाला खाना खाया, अब वो ग्लूकोज को सेल्स में भेजने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन कौन सिक्रीट करेगा? पेनक्रियाज, राइट? तो पेनक्रियास डायरेक्टली इंसुलिन सिक्रीट कैसे करेगा? होगा क्या उसमें? कोई मुझे बताएगा? हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है ये एंडोक्राइन फंक्शन? व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस? उसमें हाइपोथैलेमस कैसे रोल प्ले करेगा? चेन मुझे बताओ कि हमारी बॉडी में सारे ग्लैंड्स,
पेनक्रियाज है, थायराइड है, पैराथायराइड, ओवरीज, जो भी ग्लैंड है वो वर्क कैसे करते हैं? चलो बोलो। इफ यू डोंट नो, अब भूल गए हो तो एटलीस्ट ट्राई टू आंसर। नो आइडिया, किसी को भी नहीं पता? हाँ कि ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। ओके, तो आइडियली हमारी बॉडी में क्या होता है? हाइपोथैलेमस, दैट इज द मेन ग्लैंड, वो एक मेन क्रूशियल रोल प्ले करता है। हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में से कुछ हार्मोन सिक्रीट होंगे और वो स्पेसिफिक ग्लैंड को ऑर्डर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंसुलिन की बात करें थे तो हाइपोथैलेमस पहले पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि पैंक्रियास ग्लैंड को बोलो कि वो इंसुलिन सिक्रेट करे, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पैंक्रियास को ऑर्डर देगा एंड फिर पैंक्रियास इंसुलिन सिक्रेट करता है। सो दैट इज हाउ अवर एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स। अभी हाइपोथैलेमस जो है, हमने देखा कि वो मेन है, वो पहले पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा, फिर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगी एंड वो हार्मोन्स की वजह से वो स्पेसिफिक ग्लैंड वर्क करता है। सो ऑलवेज इतना याद रखना है कि हाइपोथैलेमस में से दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब क्या? रिलीजिंग हार्मोन मतलब क्या? इट इज गिविंग ऑर्डर टू द पिट्यूटरी ग्लैंड कि कुछ रिलीज करवाना है। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर दे रहे हैं कि अब बंद करो, बहुत सिक्रीट करवा लिया। तो मेनली टू टाइप्स के आरएच एंड आईएच वाले हार्मोन्स होंगे। अभी जो भी हार्मोन होगा उसके पीछे आईएच एंड आरएच लगा दोगे तो वो रिलीज होगा या इनहिबिट होगा। सो फर्स्ट इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर दे रहा है कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करो, सो सीआरएच। फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर दे रहा है कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करो। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जीएचआईएच, मतलब अब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन बंद करना है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन बढ़ाना है, स्टार्ट करना है। मिलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, सब कुछ रिलीजिंग इनहिबिटिंग होगा। प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन बंद करवाना है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सो जो भी रिलीजिंग है उसके इनहिबिटिंग हो गया। आपको सिर्फ ये लिस्ट दिया है कि ऐसे हाइपोथैलेमस में से हार्मोन्स निकलेंगे, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बिकॉज कोई आंसर तो कुछ नहीं दे रहा है। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? Yes. So why you are guys not answering the question? ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हमने उसके हार्मोन्स देख लिए कि ऐसे टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। तो हाइपोथैलेमस है कहाँ पर, उसकी एनाटॉमी क्या है? पोर्शन ऑफ द डाइएन्सेफेलॉन ऑफ द ब्रेन फॉर्मिंग द फ्लोर एंड द पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। जो डाइएन्सेफेलॉन एरिया है, मतलब जो कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, उसके बीच में ऐसे होगा, यहाँ से वो कोरोइड प्लेक्सस होगा, फिर लेटरल वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी एंड साइड में ऐसे हाइपोथैलेमस होगा। तो वो हमें लोकेशन पता है कि हाइपोथैलेमस वहां पर है। उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? इट एक्टिवेट्स, इट कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट्स द peripheral autonomic nervous system, endocrine processes and many somatic functions such as body temperature, sleep and appetite. So hypothalamus active, वो हमारी बॉडी के सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। हार्मोन का रेगुलेशन चालू करना है, बंद करना है, कंट्रोल भी सब कुछ कर सकता है। एंड पेरिफेरल जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो अपने आप काम करती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो भी, उसको भी अंदर इंटीग्रेट करके उसको भी कंट्रोल करवा सकता है।
बहुत सारी एंडोक्राइन प्रोसेसेस भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, कुछ सोमेटिक फंक्शंस भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। कैसे सोमेटिक फंक्शंस? लाइक बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, स्लीप रेगुलेशन, एपेटाइट रेगुलेशन, ये सब कुछ हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब है? पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब है? पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब है? पिट्यूटरी, सॉरी, Two. 2 lobes है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। Posterior. यस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हम देख लेते हैं कि एंटीरियर लोब कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, पोस्टीरियर लोब कौन से सिक्रीट करता है। सो एंटीरियर लोब में से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन दैट इज ACTH निकलेगा, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ग्रोथ हार्मोन GH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज MSH। फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइपोथैलेमस ने MRH सिक्रीट किया है, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। सो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ये हार्मोन सिक्रीट करेंगे, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन सीधा मेलानोसाइट्स पर वर्क करेगा एंड फिर वो मेलानिन सिक्रीट करते हैं। सो ऐसे पूरा काम करता है। प्रोलैक्टिन, सोमेटोट्रॉपिक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये स्टिमुलेट क्यों करेंगे? वो जो ऑर्गन है, जो भी ग्लैंड है, वहां पर जाएंगे और वो ग्लैंड को फंक्शन करना स्टार्ट करवाएंगे। सो ये इतने हार्मोन्स एंटीरियर लोब सिक्रीट करता है। पोस्टीरियर लोब में से मेनली 2 टाइप के ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं। दिस हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, stored in the posterior lobe and secreted into blood when needed। so ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर लोब में से निकलता है। वो भी प्रोड्यूस किसने किया था? हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया था, और हाइपोथैलेमस में से पोस्टीरियर ग्लैंड में वो स्टोर हुए, फिर जब भी जरूरत पड़ेगी वहां से ये निकल जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में से। सो ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन एक एग्जांपल है, दैट इज अ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमने पहले भी पढ़ा था, उसका काम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? बॉडी में फ्लूइड रिटेन करेगा। फ्लूइड रिटेन करेगा। सो सब हार्मोन के बारे में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन, कंडीशंस में पढ़ेंगे। अब अभी सिर्फ हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इतने हार्मोन सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। ये मास्टर ग्लैंड है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी सारे ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड है, बट पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल करता है? उसको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा एंड फिर पिट्यूटरी सारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर है, फिर वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके फंक्शन को अफेक्ट करेगा, उसको ऑर्डर देगा या बंद करवाएगा। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू, उसके फंक्शन है बॉडी टिश्यू के ग्रोथ में हेल्प करेगा। इन्फ्लुएंसेस द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी एंड कंट्रोल्स द सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शन। इन शॉर्ट पिट्यूटरी का फंक्शन क्या है? जितने भी अदर एंडोक्राइंस के जो भी फंक्शन है वो सब अल्टीमेटली तो पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा है, तो वो सारे फंक्शंस पिट्यूटरी ग्लैंड के होंगे। लेट्स सी फिगर 47.1, जिसमें आपको पूरा दिखाया है कि देखो एक मिनट, ये एंटीरियर लोब है और ये पोस्टीरियर लोब है। पोस्टीरियर लोब में से एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलेगा, सो जो सीधा किडनी पर अफेक्ट करेगी। फिर दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो सीधा यूट्रस के मसल्स पर ज्यादा अफेक्ट करता है। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी में से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा, वो थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा, उसका काम है थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करना। फिर गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स है दैट इज FSH एंड LH। तो वो ओवरीज, फीमेल्स में ओवरीज पर, मेल्स में टेस्टिस पर अफेक्ट करता है। प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट पर अफेक्ट करेगा, GH है वो बोन्स पर अफेक्ट करेगा, एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है वो एड्रीनल ग्लैंड पर अफेक्ट करता है। तो इन शॉर्ट सारे ग्लैंड्स कवर हो गए। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पिट्यूटरी लोब, वो जो भी हार्मोन सिक्रीट करेगा वो स्पेसिफिक टू दैट ग्लैंड उसके ऊपर वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि TSH हार्मोन फिर एड्रिनल मेड्यूला या कॉर्टेक्स पर वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। वो जो हार्मोन है वो स्पेसिफिक ग्लैंड पर ही वर्क करेगा। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी को हम
मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दूसरा नाम है उसका एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोथ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो लाइट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड जो इनर पार्ट है, जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूला। सो मेड्यूला अलग से हार्मोन सिक्रीट करता है एंड कॉर्टेक्स भी अलग हार्मोन सिक्रीट करता है। मेड्यूला के अंदर सारी ये ब्लड वेसल्स हो गया, आर्टरी, वेन और वो सब होगा। सो आई टेक्निकली हम देखें तो एड्रिनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, मेड्यूला कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, वो हम स्टडी करेंगे। सो एड्रिनल ग्लैंड, वन एड्रिनल ग्लैंड इज टॉप ऑफ द ईच किडनी। सो हमारे पास कितने एड्रिनल ग्लैंड हुए, दो। एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, वैसे दोनों किडनी पर एक एक होगा। उसका काम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है, कंबाइनली हम देखें कॉर्टेक्स और मेड्यूला को मिला के। सो ये सोडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को अफेक्ट करता है, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, it influences the development of sexual characteristics and sustains the fight or flight response। ये सारे काम, सोडियम को रेगुलेट करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करना, कार्बोहाइड्रेट पर भी उसके इफेक्ट्स है, फैट्स पर भी उसके इफेक्ट्स है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर भी उसके इफेक्ट्स है। फिर हमारे जो फीमेल्स और मेल्स है उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में भी वो रोल प्ले करता है। And जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फाइट और फ्लाइट मोड, तो वो भी एड्रिनल ग्लैंड से ही रिस्पॉन्स होता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर शेल ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, सबसे बाहर का लेयर है, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। द एड्रिनल कॉर्टेक्स secretes mainly two types of hormones, glucocorticoids and mineralocorticoids। ये दो हार्मोन सिक्रीशन का काम है एड्रिनल ग्लैंड का। एंड इट सिक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्स हार्मोन्स, मेनली ये दो मेनली सिक्रीट करेंगे, और स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्स हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, लाइक एंड्रोजन्स एंड ईस्ट्रोजन्स। एंड्रोजन्स हम देखते थे कि जो टेस्टोस्टेरोन है और वो सब, सो एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन वो सिक्रीट करेगा। नाउ लेट्स स्टडी द बॉक्स 47.5 एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो जो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं, राइट, सो वो अल्टीमेटली हमारा एड्रिनल ग्लैंड अंदर से ही सिक्रेट करता है। जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, तब हमें बाहर से देना पड़ता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से एड्रिनल कॉर्टेक्स में से निकलते हैं, कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। अब इसका काम क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सप्रेशन ऑफ इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू इंजरी। हमारा इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स कम करता है, हम इसीलिए देते हैं ना स्टीरॉइड्स बाहर से देते हैं जब अंदर से इतना काम नहीं हो रहा है। तो इट प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्वेजन बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। जब स्ट्रेस हो जाता है तब हमारी बॉडी ज्यादा रिलीज करती है। सो ये सारी फंक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स में से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलेंगे, कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, और उसका काम क्या है वो हमने देखा। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है, स्पेसिफिकली अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट होता है। उसका काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय प्रमोटिंग सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। ये पॉइंट याद रखना है आपको कि वो सोडियम रिटेन करता है एंड पोटेशियम एक्सक्रीट करता है। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड को कंबाइन करके आपको लिख देना है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स है। आपको ये नोट्स अभी से ही बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज इसमें सारे हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से हार्मोन का फंक्शन क्या है, वरना लेटर ऑन लास्ट में फिर आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये ध्यान रखना है, एड्रिनल कॉर्टेक्स लिख देना है, फिर उसमें लिख देना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और उसके फंक्शंस कंबाइन लिख देने हैं कि इतने इतने फंक्शंस है। गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, so that is about adrenal cortex. Next is adrenal medulla. अब medulla क्या secrete करता है, so the medulla is the inner core of the adrenal gland। जो inner portion है उसको हम medulla बोलते हैं। The medulla work as a part of sympathetic nervous system and produces epinephrine and norepinephrine। जो medulla है वो sympathetic nervous system है ना, जब सारी बॉडी लाइक फाइट मोड में है तो सब कुछ कॉन्ट्रेक्शन है और ऐसा हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो रोल प्ले करता है एंड वो सिक्रीट क्या करता है, सिंपैथेटिक हार्मोन्स लाइक एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। सो वो सिक्रीशन का काम है मेड्यूला का। लिख लिया सबने नोट्स में?
yes or no? Okay. Next is thyroid gland. Thyroid gland कहाँ पर है? Anatomical location. It is located in the anterior part of the neck. काम क्या है उसका? It controls the rate of body metabolism. Thyroid gland का काम है metabolism को control करना. Metabolism slow, fast वो thyroid gland पर control है. And hormones कौन से है? तो thyroxine that is T4 and triiodothyronine that is T3 and थायरोकैल्सिटोनिन ये मेन हॉर्मोन्स है बट मेटाबॉलिज्म कंट्रोल ये दो हार्मोन से ज्यादा होता है T3 T4 सो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना और हार्मोन्स कौन से प्रोड्यूस करता है T3 T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन नेक्स्ट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरॉइड ग्लैंड कहां पर लोकेटेड है सो इट इज लोकेटेड ऑन द थायरॉइड ग्लैंड ऐसे बटरफ्लाई शेप का है और उसके ऊपर ऐसे चार बटन जैसा होता है सो दो एक साइड पर दो दूसरी साइड पर ऐसे ये चार पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसका काम क्या है पैराथायरॉइड ग्लैंड का कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म का सो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को कैसे बैलेंस करना है कैल्शियम बढ़ जाएगा तो फॉस्फोरस कम हो जाएगा एंड वी डोंट वांट दैट तो दोनों को इक्वली मेंटेन कैसे करना है कितना रखना है क्या करना है वो काम कौन करेगा पैराथायरॉइड ग्लैंड और वो हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है पैराथायरॉइड हार्मोन गॉट इट ओके नेक्स्ट इज पेनक्रियास पेनक्रियास कहाँ पर है सो इट इज लोकेटेड पोस्टीरियरली टू द स्टमक हमारा ऐसे स्टमक होता है उसके पीछे ऐसे पेनक्रियास होता है सो इट इज लोकेटेड पोस्टीरियरली टू द स्टमक नीचे की साइड होगा उसका काम क्या है मेनली वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट का बाय प्रोडक्ट है ग्लूकोज लास्ट प्रोडक्ट और उसके मेटाबॉलिज्म में वो हेल्प करता है and indirectly it influence the fat and protein metabolism also but वो indirectly affect करेगा directly वो कार्बोहाइड्रेट पर affect करता है कौन से हॉर्मोन्स और उसमें से क्या निकलता है सो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन वो प्रोड्यूस करेगा पेनक्रियाज इंसुलिन क्या करेगा इंसुलिन क्या करेगा फंक्शन ऑफ इंसुलिन फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या है ग्लूकोज डिक्रीज ओके हाँ ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में से डिक्रीज करना है और वो ग्लूकोज कम होके वो सेल्स में भेजेगा ग्लूकागोन क्या करेगा ग्लूकागोन क्या करता है इंक्रीज करें नो इंक्रीज नहीं करता है वो एक्सेस ग्लूकोज का क्या होता है जब बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हो जाए तो उसका क्या होता है हेल्दी इंडिविजुअल्स में अनहेल्दी में तो डायबिटीज हो जाता है बट हेल्दी है उनमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ जाएगा स्टोर था हाँ तो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकागोन हाँ सो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कौन करेगा ग्लूकागोन हेल्प करेगा राइट विदाउट ग्लूकागोन जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ग्लूकागोन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी और बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तब ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा तो ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसमें से फिर ग्लूकोज बन जाएगा और फिर बॉडी यूज कर लेगी तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन का सिक्रेशन का काम है पेनक्रियास का नेक्स्ट है ovaries and testes ovaries are located in the pelvic cavity and produces the estrogen and progesterone the testes are located in the scrotum and it controls the development of secondary sex characteristics and it mainly produces the testosterone वो scrotum में है जो secondary sex characteristics है मेल्स के जो प्यूबर्टी के बाद मेल्स में दिखने को मिलते हैं until puberty मेल्स की आवाज डीप नहीं होती है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड नहीं होते आफ्टर प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप होते हैं बियर्ड ग्रो होना उनकी वॉइस डीप होना अदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं सो वो भी कंट्रोल करने का काम टेस्टिस का है एंड वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है टेस्टिस ओके सो दिस आर द डिफरेंट ग्लैंड्स उसका
एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका काम क्या है, कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, वो हमने देख लिया। गॉट इट? इसमें पता चला? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट, अब हमारी एंडोक्राइन सिस्टम वर्क कैसे करती है? सो इट वर्क्स ऑन अ नेगेटिव फीडबैक लूप। व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक लूप? लेट्स रीड इट। It negative feedback loop regulates the hormone secretion by hypothalamus and pituitary gland. Increased amount of target gland hormones in the bloodstream decreases the secretion of the same hormone and other hormone that stimulates its release. अब इसमें पता चला किसी को क्या लिखा है? पता चला? यस और नो? किसी को कुछ पता चला? एनी आइडिया? Okay, let me explain. ओके, चलो। अब हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, नेगेटिव फीडबैक लूप में आपको समझाती हूँ। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वरना आगे जब हम स्टडी करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे वर्क करती है ये आपको पता होना चाहिए। अब ओवरीज का काम क्या है? व्हाट विल द ओवरीज डू? उसका काम क्या है? कौन से हार्मोन सिक्रीट करना? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट? ये दो हार्मोन सिक्रीशन का काम है ओवरीज का। अब ओवरीज ये हार्मोन सिक्रीट कर रही है। हार्मोन्स कहाँ पर फ्लोट होते हैं? ब्लड में फ्लोट होते हैं, राइट? सो उसने ब्लड के अंदर, ये ब्लड वेसल है, उसने सारे हार्मोन्स ब्लड में ऐड कर दिए। नाउ ब्लड के अंदर इतने ज्यादा हो गए ये हार्मोन्स। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, सो ब्लड के अंदर हार्मोन्स ज्यादा हो गए। तो हाइपोथैलेमस को ऐसा ऑर्डर मिला कि बहुत ज्यादा हो गया ब्लड में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्लीज स्टॉप इट। तो हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया टू स्टॉप द फंक्शन। पिट्यूटरी तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, सो पिट्यूटरी ने फिर ओवरीज को बोला स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब उसने बंद कर दिया प्रोडक्शन। तो फिर कुछ देर के लिए बंद रहा, फिर ब्लड के अंदर सब कम हो गया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ब्लड के अंदर कम हो गया। तो फिर हाइपोथैलेमस को पता चला कि ये तो कम हो गया है, सो हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स मिले, स्टार्ट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो हाइपोथैलेमस ने फिर पिट्यूटरी को बोला कि स्टार्ट करो, एंड पिट्यूटरी ने फिर ओवरीज को बोला स्टार्ट करो। उसने फिर सिक्रीट किया, फिर बढ़ेगा तो फिर वो कम करेगा। तो नेगेटिव लूप क्यों हुई? बढ़ा तो उसने बंद कराया, कम हुआ तो उसने चालू करवाया। गॉट इट? Yes, ma'am. हाँ। सो सेकेंड पॉइंट में देखो, आपको अब पता चलेगा इंक्रीज अमाउंट ऑफ टारगेट ग्लैंड हॉर्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड में जो भी टारगेट ग्लैंड था, हमने देखा कि ओवरीज टारगेट ग्लैंड था, तो उसका अमाउंट बढ़ गया। तो उसने क्या करवाया? डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सेम हार्मोन एंड अदर हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स इट रिलीज। तो फिर हाइपोथैलेमस ने उसका सिक्रीशन कम करवाया, या तो वो सेम हार्मोन के जो भी वो हार्मोन्स के सिमिलर था, जो भी वो सिक्रीट कर रहा था, उसने उसको कम करवाया। तो फिर जैसे ही वो मतलब कम होगा तो फिर उसका स्टिम्युलेट कराएगा रिलीज। तो डिपेंडिंग ऐसे नेगेटिव लूप पे वर्क करता है। पता चला अब हमारी एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करती है? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग कि ऐसे वर्क होता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट। सारी हम एमएसएन में पूरे सब्जेक्ट सारे जितने भी सिस्टम है उसमें सेम ऐसा ही होगा। स्टार्टिंग में हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वो सिस्टम की पूरी, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ेंगे कि अगर एंडोक्राइन प्रॉब्लम है तो एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर हम कितने डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हम पहले पढ़ लेंगे, सब टेस्ट सब ग्लैंड्स में नहीं अफेक्ट करेंगे, कुछ कुछ में ही हद है, बट सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हम पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ईच एंड एवरी ग्लैंड का प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टडी अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसमें फर्स्ट टेस्ट है स्टिम्युलेशन एंड सप्रेशन टेस्ट। अब स्टिम्युलेशन एंड सप्रेशन से आपको क्या आइडिया लगता है कि ये किसकी बात हो रही है? स्टिम्युलेशन का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्टिम्युलेशन एंड सप्रेशन? Hormone નો secretion increase કરો, that is called stimulation. हाँ, एंड Suppression मतलब decrease करे. डिक्रीज करना, यस। तो हम ये स्टिम्युलेशन एंड सप्रेशन टेस्ट यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई कि जो भी स्पेसिफिक ग्लैंड है उसका हाइपो फंक्शन, कम फंक्शन हो गया या हाइपर फंक्शनिंग हो गया है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट स्टिम्युलेशन टेस्ट।
स्टिम्युलेशन टेस्ट में क्या होगा, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. In the client with suspected underactivity of an endocrine gland, a stimulus may be provided to determine whether the gland is capable of normal hormone production or not. So हमें ऐसा सस्पेक्ट हुआ, ऐसा डाउट हुआ कि कोई भी स्पेसिफिक ग्लैंड, फॉर एग्जांपल ओवरीज देख लो, चलो ओवरीज अच्छे से काम नहीं कर रही है, वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं कर रही है, हमें ऐसा डाउट लगा कि उसकी एक्टिविटी कम हो गई है, तो फिर हम उसको स्टिम्युलस देंगे, स्टिम्युलेट करेंगे, उसको प्रोवोक करेंगे, उसको उत्साहेंगे कि वो सिक्रेट करे. सो वी आर प्रोवाइडिंग अ स्टिम्युलस कि जिसकी वजह से वो ग्लैंड सिक्रेट करेगा. तो हमें पता चलेगा कि स्टिम्युलस देने के बाद वो कैपेबल है नॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन करने में कि नहीं है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट यूज होता है. So measured amount of secreted hormones or substances are administered to stimulate the target gland to produce its hormone. हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड को टारगेट करके उसको लाइक ऑर्डर देती है कि ये हार्मोन सिक्रीट करो. सो बाहर से ही हम वो सिलेक्टेड हार्मोन्स या सब्सटेंसेस वेन्स के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे, वो सीधा वो ग्लैंड पर अफेक्ट करेंगे, टारगेट ग्लैंड पर. जस्ट फॉर एग्जांपल ओवरीज की बात हो रही है तो ओवरीज पर सीधा अफेक्ट करेंगे और ओवरीज को ऑर्डर देंगे, नाउ स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ, स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. हार्मोन लेवल प्रोड्यूस बाय द टारगेट ग्लैंड आर मेजर्ड. फिर डॉक्टर्स मेजर करेंगे कि अब कितने हार्मोन सिक्रेट हुए, वो जो टारगेट ग्लैंड को हमने किया था कि सिक्रेट करो, फिर वो मेजर करेंगे. फेलियर ऑफ द हार्मोन लेवल टू इंक्रीज विद द स्टिमुलेशन इंडिकेट्स हाइपोफंक्शन. हमने उसको बाहर से स्टिमुलेट भी किया, फिर भी ओवरीज फंक्शन नहीं करी है, फिर भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं हो रहा है, उसका मतलब कि ओवरीज का फंक्शन कम हो गया है. गॉट इट? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, अगर हम स्टिमुलेट कर दे उसको और फिर ओवरीज सीक्रेट कर दे तो उसका मतलब प्रॉब्लम ओवरीज में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, पिट्यूटरी ग्लैंड में है कि जो अच्छे से सीक्रेट नहीं करवा पा रहा है. पता चला? यस और नो? लास्ट सेंटेंस पता चला? हमने स्टिमुलेट किया, ओवरीज को स्टिमुलेट किया, चलो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए. जैसे ही हमने इंजेक्शन सब्सटेंस डाला, ओवरी स्टिमुलेट हो गई और उसने सीक्रेट कर दिया, उसका मतलब प्रॉब्लम ओवरीज में है ही नहीं. ओवरीज को सिग्नल मिले तो वो अच्छे से काम कर रही है, बट उसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा है. बट हमने सब्सटेंस दिया, उसको स्टिमुलेट किया, फिर भी ओवरीज सीक्रेट नहीं कर पा रही है, तब उसका मतलब है कि ओवरीज ही काम नहीं कर रहे, उसको जितना भी सिग्नल दे दो ओवरीज सीक्रेट ही नहीं कर पा रही है. So it indicates the hypofunction of that specific endocrine gland. Got it? Yes, Yes. ma'am. Okay. Next is suppression test. Suppression tests are used when the hormone levels are high in the upper range of normal. सप्रेशन टेस्ट कब यूज करेंगे, जब हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, या तो जो नॉर्मल रेंज होती है, फॉर एग्जांपल 1 to 10 ऐसे नॉर्मल रेंज है, तो 10 पर है, 9 पर है, अपर नॉर्मल में है बट वो ज्यादा है, बीच में नहीं है. सो जब ऐसी कुछ चीजें होती है तब हम सप्रेशन टेस्ट यूज करते हैं. कुछ agents, कुछ substances like agents that normally induce a suppressed response are administered to determine whether normal negative feedback is intact or not. So ऐसे substance हम बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर डालेंगे कि जिसकी वजह से वो जो ग्लैंड है उसको ऐसे सिग्नल्स मिले कि अब जरूरत नहीं है, बहुत हो गया है, कम करो. सो ऐसे कुछ एजेंट सब्सटेंसेस हम बॉडी ब्लड में अंदर इंसर्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये जो नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक है वो काम कर रही है कि नहीं. Failure of hormone production to be suppressed during standardized testing indicates the hyperfunction. हमने बाहर से ब्लड के अंदर वो सब्सटेंस दिए, फिर भी वो ऑर्गन, वो ग्लैंड है, वो तो सीक्रेट कर ही जा रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि बहुत सारा बढ़ गया है अभी बंद करना है, नो, वो सीक्रेट कर ही जा रहा है. उसका मतलब कि वो जो ग्लैंड है वो हाइपर फंक्शन कर रहा है, ज्यादा ओवर एक्टिव हो गया है. गॉट इट? यस और नो? मैम Yes. एक बार फिर से समझाओ ना. हाँ, ओके. सप्रेशन टेस्ट स्टिमुलेशन में क्या होता था, हम टारगेटेड ग्लैंड को एक बेसिक एग्जांपल, ओके, थायराइड का ले लेते हैं. थायराइड हार्मोन हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है. थायराइड हार्मोन कम ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा. अब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास आया है जिसको हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म है, जो T3 T4 है वो अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पा रहा है.
तो फिर हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम थायराइड में है कि कुछ और है, तो हम स्टिम्युलेशन देंगे, टीएसएच देंगे, फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हम बाहर से उसको वेन्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेट हो जाएगा और T3 T4 सीक्रेट करना चाहिए, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए ना, बट हमने बाहर से इंजेक्शन दिया फिर भी वो सीक्रेट नहीं कर पा रहा है T3 T4, उसका मतलब कि थायराइड ग्लैंड में ही कुछ खराबी है, वो काम नहीं कर रहा अच्छे से, हाइपर फंक्शन हो गया है। नेक्स्ट है सप्रेशन टेस्ट। अब उसमें क्या हो रहा है कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा T3 एंड T4 सीक्रेट करे जा रहा है, हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया है, वी वांट टू डिक्रीज दैट सीक्रेशन, तो हमने बाहर से ऐसे एजेंट्स दिए जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम करे, लाइक टीएसएच का लेवल कम करे, सप्रेस करे, सो हमने बाहर से ऐसे कुछ इंजेक्शंस दिए कि जिससे थायराइड ग्लैंड को ऐसा पता चले कि अब बहुत हो गया है, कम करना है। हमने वो इंजेक्शंस दिए फिर भी थायराइड ग्लैंड तो सुन ही नहीं रहा है, वो तो सीक्रेट करे ही जा रहा है T3 T4, उसका मतलब कि हमने इंजेक्शंस दिए फिर भी थायराइड ग्लैंड पर कुछ असर ही नहीं हो रही है, सो दैट इज हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अंडरस्टूड व्हाट इज हाइपर फंक्शनिंग? तो सप्रेशन करने के बाद भी वो कम नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कि वो हाइपर एक्टिव हो गया है, एंड स्टिमुलस करने के बाद भी वो काम नहीं कर रहा है, तो उसका फंक्शन कम हो गया है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. So that is about suppression test. Next is overnight dexamethasone suppression test. So ये क्या है, नाम से ही पता चल जाएगा कि हम ओवरनाइट डेक्सामेथासोन दिया हुआ है सप्रेशन टेस्ट करने के लिए। सो लेट्स स्टडी ये सप्रेशन टेस्ट कब यूज करेंगे हम, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज। हम ये लेटर ऑन पढ़ेंगे कि कुशिंग सिंड्रोम क्या है, कुशिंग डिजीज क्या है। इन शॉर्ट कुशिंग सिंड्रोम में और डिजीज में क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और वो सब एक्सेस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। सिंड्रोम में प्रॉब्लम होगा एड्रिनल ग्लैंड में, एंड डिजीज में प्रॉब्लम होगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड ही खराब है और वो ही ज्यादा मेन, सबका मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी है, तो वो ही खराब हो जाएगा, तो फिर वो ग्लैंड की उसमें क्या गलती, उसको तो पिट्यूटरी ऑर्डर दे रहे तो वो कर रहा है, तो उसमें कुशिंग डिजीज में पिट्यूटरी में प्रॉब्लम होता है, कुशिंग सिंड्रोम में एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम होता है। अब हमें देखना है कि प्रॉब्लम हुआ कहाँ पर है, इधर एड्रिनल ग्लैंड में है कि पिट्यूटरी में, तब हम ये टेस्ट करेंगे। हम लेटर ऑन पढ़ेंगे व्हाट इज कुशिंग सिंड्रोम एंड डिजीज, डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज होता है। इन कुशिंग्स डिजीज the source of excess cortisol is pituitary gland rather than the adrenal cortex और exogenous corticosteroid administration। कुशिंग डिजीज में मैंने बोला ना कि मेन विलेन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स तो बेचारा उसकी कोई गलती नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड मेन विलन है, या तो हम बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स की कुछ भी गलती नहीं है, तो कुशिंग डिजीज में ये विलन है। तो हम टेस्ट में करेंगे क्या, डेक्सामेथासोन, जब भी सोन या सोन ओन ऐसा मेडिकेशन हो, इसका मतलब कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज अ काइंड ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो हम बाहर से डेक्सामेथासोन देंगे। इट इज अ पोटेंट लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड गिवन एट बेड टाइम, सोने से पहले पेशेंट को डेक्सामेथासोन हम दे देंगे। It should suppress the morning cortisol in the client without Cushing's disease by suppressing the adrenocorticotropic hormone production. In the clients with Cushing's disease, this suppression will not occur. अभी हमने रात में ही हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है नेगेटिव फीडबैक पर, अगर ज्यादा है, कुछ भी चीज ज्यादा है तो बॉडी समझ जाएगी कि बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए हमें, तो वो कम कर देगी, कम है तो फिर बॉडी सीक्रेट करेगी। हमने रात के टाइम पर ही पेशेंट की बॉडी में डेक्सामेथासोन एडमिनिस्टर कर दिया, अब सोचो ब्लड के अंदर बहुत सारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगा, तो फिर मॉर्निंग में क्या होना चाहिए, मॉर्निंग में एड्रिनल ग्लैंड को उसको सिग्नल्स मिलने चाहिए कि बहुत हो गया है, अब नहीं चाहिए, राइट, आइडियली ऐसा होना चाहिए ना, ज्यादा हो गया है तो मॉर्निंग में सिक्रेशन की जरूरत नहीं है, बट हमने रात में ज्यादा दिया था, डेक्सामेथासोन बाहर से दिया था, फिर भी उसका प्रोडक्शन अटका नहीं, सप्रेशन हुआ ही नहीं, तो इट इंडिकेट्स देयर इज अ कुशिंग डिजीज। हमने बाहर से डेक्सामेथासोन दिया था तो क्या होना चाहिए था, फॉर एग्जांपल ये ब्लड स्ट्रीम है, उसके अंदर हमने डेक्सामेथासोन दे दिया तो वो ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, सो इट शुड गिव द ऑर्डर टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देना चाहिए ना कि अभी स्टॉप करो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को देगा कि नाउ स्टॉप द सिक्रेशन, एंड पिट्यूटरी फिर एड्रिनल ग्लैंड को ऑर्डर देगा टू स्टॉप द सिक्रेशन, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये ज्यादा हुआ, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को बोला, बट पिट्यूटरी ने आगे स्टॉप का इंडिकेशन भेजा ही नहीं। एड्रिनल ग्लैंड खुद से स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं कर सकता, उसको जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर ना मिले
तब तक वो स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं कर सकता। सो पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसको स्टॉप का ऑर्डर ही नहीं दिया, उसने तो बोला चालू ही रखो। तो उसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है, पिट्यूटरी ग्लैंड में है। तो क्लाइंट जिसको कुशिंग्स डिजीज है उसमें ये सप्रेशन काम नहीं करेगा। अंडरस्टूड? यस और नो? पता चला कि नहीं चला? फिर से एक्सप्लेन करूं? इफ यू विल नॉट स्पीक मुझे नहीं पता चलेगा, मैं चालू रखूंगी। Understand. ओके, so this is overnight dexamethasone suppression test. नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। ये भी एक टाइप का टेस्ट है। अभी आयोडीन सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्लैंड पर हम करेंगे ये टेस्ट। Thyroid. थायराइड पर, जो हमने पहले देखा सप्रेशन एंड स्टिमुलेशन टेस्ट। तो सप्रेशन टेस्ट, स्टिमुलेशन टेस्ट कोई भी ग्लैंड पर किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही स्पेसिफिक। बट जो डेक्सामेथासोन वाला जो सप्रेशन टेस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड पर किया जाएगा। तो वैसे ही रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ थायराइड पे किया जा सकता है। So this thyroid function test measures the absorption of iodine isotope to determine how the thyroid gland is functioning. Yes, हम पेशेंट को बाहर से ही रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे। अब जितना थायराइड उसको यूज करेगा, अपटेक करेगा, अपटेक करना मतलब लेना, उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि थायराइड का फंक्शन कैसा है। हाउ द थायराइड ग्लैंड इज फंक्शनिंग वेल और नॉट वेल वो हमें पता चलेगा ये टेस्ट से। A small dose of radioactive iodine is given by mouth और आईवी। थोड़ा स्मॉल डोज हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे, माउथ से भी दे सकते हैं, आईवी से भी दे सकते हैं। द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड 2 to 4 आवर्स एंड अगेन एट 24 आवर्स। फिर एक बार पेशेंट को आपने दे दिया रेडियो एक्टिव आयोडीन, फिर 2 से 4 घंटे के अंदर हम ब्लड के अंदर चेक करेंगे कि कितना रेडियो एक्टिव आयोडीन है, एंड आफ्टर 24 आवर्स फिर से चेक करेंगे कि अब कितना है ब्लड के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन। Normal values are approximately 3 to 19% at 2 to 4 hours and 11 to 30% at 24 hours. Normally कितना होना चाहिए आइडियली, जैसे हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं तो 2 से 4 घंटे में 3 to 19% के बीच में होना चाहिए रेडियो एक्टिव आयोडीन, एंड 24 घंटे बाद उसकी वैल्यू नॉर्मली बढ़नी चाहिए, लेट इज 11 to 30%। ये नॉर्मल है। अब जो भी चेंजेस होंगे उससे हमें पता चल जाएगा। तो एलिवेटेड वैल्यूज इंडिकेट hyperthyroidism, decreased iodine intake और increased iodine excretion। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई है, ये वैल्यू बढ़ गई है, राइट, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन की वैल्यू परसेंटेज बढ़ गया है, उसका मतलब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म। जो आयोडीन इंटेक है वो कम हो गया है, या तो आयोडीन एक्सक्रीशन लाइक बढ़ गया है, बट इन शॉर्ट ब्लड के अंदर अब रेडियो एक्टिव आयोडीन कम है, that indicates hyperthyroidism. Got it? अगर वैल्यू एलिवेट हो गई है इसका मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म है। क्यों हो सकता है, व्हाट कुड बी द रीजन? या तो आयोडीन इनटेक कम हो गया है इसकी वजह से वैल्यू एलिवेटेड है, या तो जो आयोडीन एक्सक्रीशन है वो बढ़ गया है। इन शॉर्ट आयोडीन तो कम होगा, एक्सक्रीशन बढ़ने से भी वो तो कम ही होगा। सो एलिवेटेड, ये वैल्यूज एलिवेट हो जाएगी, 3 to 19% या 11 to 30% है, उससे ज्यादा आएगी। सो इतना याद रखो, एलिवेटेड वैल्यूज का मतलब है हाइपरथायरॉयडिज्म। डिक्रीज्ड वैल्यू इंडिकेट लो T4 लेवल, the use of anti-thyroid medications, thyroiditis, myxedema and hypothyroidism। वैल्यू कम हो जाए उसका मतलब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। या तो पेशेंट एंटी थायराइड मेडिकेशंस ले रहा है तो मेडिकेशन की वजह से भी कम हो सकती है वैल्यू, या तो पेशेंट को थायराइडाइटिस है, थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो गया, या तो मैक्सेडिमा है, मैक्सेडिमा सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तब पेशेंट को मैक्सेडिमा होता है। हम ये बाद में देखेंगे। The test is contraindicated in pregnancy। ये रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट हम प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रेडियोएक्टिव आयोडीन। ये रेडियोएक्टिव होता है, प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी के थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर सकता है। सो इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक से हम थायराइड ग्लैंड का फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है कि रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक बढ़ जाए तो इट इज मीन इट्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक की वैल्यू कम आती है तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। अंडरस्टूड? यस और नो?
Yes. एंड प्रेगनेंसी में ये नहीं कर सकते, उतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज T3 एंड T4 रेजिन अपटेक टेस्ट। मतलब T3 T4 हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि कितना है क्या है। ये भी टेस्ट सेम हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो ब्लड टेस्ट आर यूज्ड टू डायग्नोज द थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए ये ब्लड टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। T3 एंड T4 रेगुलेट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लड स्ट्रीम है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड मेन जो हार्मोन्स है, आइडियली तो 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, बट मेन T3 एंड T4 ज्यादा रोल प्ले करता है। तो थायराइड ग्लैंड ने T3 T4 सीक्रेट कर दिया, वो बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर वो हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देगा कि नाउ हमें नहीं चाहिए। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा, स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब बंद करो। जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाएगा, थायराइड T3 एंड T4 सीक्रेट करना बंद कर देगा। अब सोचो कि T3 T4 कम हो गया है, तो फिर वो हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देगा कि वी वांट द T3 एंड T4। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा, अब पिट्यूटरी को ऐसा बोलेगा कि TSH सीक्रेट करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करो। TSH बढ़ जाएगा तो उससे थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा एंड T3 T4 सीक्रेट होगा। सो T3 T4 रेगुलेट करते हैं कि कितना TSH होना चाहिए। T3 T4 कम हो जाएंगे तो TSH बढ़ेगा, राइट, बिकॉज वो कम हो गया है, तो उसके हिसाब से TSH बढ़ना चाहिए। T3 T4 ज्यादा हो गया है तो नाउ TSH को कम होना है, बिकॉज वो ज्यादा हो गया है। अंडरस्टूड? ये ऑपोजिटली वर्क करेगा, बिकॉज T3 एंड T4 रेगुलेट करते हैं TSH को। पता चला? ओके, सो नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल फाइंडिंग्स वैरी बिटवीन द लेबोरेटरी सेटिंग। अगर आप डिफरेंट लैब के वो जो ब्लड टेस्ट के पेपर्स देखोगे, तो सब लैब में, सारी लैब में T3 T4 और TSH की वैल्यूज आगे पीछे होती है, सब में सेम नहीं होती है, डिपेंड करती है, लेबोरेटरी वैल्यूज में अलग अलग होगी। बट हम ऐसा बोल सकते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन मतलब T3 की बात हो रही है। सो टोटल T3 ब्लड के अंदर नॉर्मली इतना होना चाहिए, 110.4 to 337.7 nanogram per deciliter. No worries to remember this value. We cannot remember this everything. तो अगर ये याद नहीं रहता है तो चलेगा, आपको रेफरेंस वैल्यू दी जाएगी। नेक्स्ट इज T4। T4 टोटल एंड फ्री। टोटल मतलब बॉडी में टोटल जो कंबाइन हुआ है, फ्रीली घूम रहा है, सब कुछ मिला के टोटल T4 5 to 12 mcg माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। एंड फ्री मतलब सिर्फ इतना ही कि जो बाइंड हो गया है वो हम काउंट नहीं करेंगे, जितना फ्रीली घूम रहा है ब्लड के अंदर वो चेक कर रहे हैं। सो फ्री T4 कितना होता है? 0.8 to 2.8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। गॉट इट? ये नॉर्मल वैल्यू है। अभी T3 एंड T4 अगर एलिवेटेड है, ज्यादा है, मतलब क्या हो रहा है? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर T3 T4 ज्यादा है तो हाइपर है, ऐसा लिख कर लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। T3 T4 कम है तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। अंडरस्टूड? Yes. ओके, नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। ये टेस्ट भी पेशेंट स्पेसिफिक थायराइड के लिए ही चेक करेंगे। तो इट इज अ ब्लड टेस्ट यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और एल सेकेंडरी। क्या है? आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड में है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम TSH टेस्ट भी करते हैं। नॉर्मल वैल्यू TSH की क्या है? 0.5 to 5.0 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, MIU पर लीटर उसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर ये वैल्यू TSH एलिवेटेड है तो इसका उल्टा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो ये याद रखना है। सोचो, मैं आपको ब्रीफली नोट्स में लिखने के लिए बताती हूँ। TSH बढ़ जाएगा तो T3 एंड T4 प्रोडक्शन कम होता है, बिकॉज इसकी वजह से ये बढ़ा है। ब्लड के अंदर T3 T4 कम था, इसीलिए ब्रेन को ऑर्डर मिला TSH बढ़ाने के लिए। अंडरस्टूड? बिकॉज इसकी वजह से ये सीक्रेट होता है, ऐसा नहीं है कि TSH की वजह से T3 T4 सीक्रेट होता है। T3 T4 कितना है उसके ऊपर सीक्रेट होगा TSH। तो TSH इंक्रीज हो गया, T3 T4 डिक्रीज हो गया, तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। नाउ
T3 T4 ब्लड के अंदर बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ब्रेन में TSH का सिक्रेशन कम हो गया। सो नाउ पेशेंट विल सफर फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म। सो ये याद रखना है, TSH कम हो जाता है तब हाइपर, TSH ज्यादा होता है तब हाइपो। ये ऑपोजिट है, T3 एंड T4 में सेम है बट इसमें ऑपोजिट है। तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हो, इन हाइपोथायरॉयडिज्म TSH ज्यादा होता है, T3 T4 कम होता है। इन हाइपरथायरॉयडिज्म T3 T4 ज्यादा होगा, TSH कम होगा। अंडरस्टूड? यस। यस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्मल वैल्यू याद नहीं रहेगी तो चलेगा, बट ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। क्वेश्चन के अंदर रेफरेंस वैल्यू भी लिखी होगी एंड फिर पेशेंट की वैल्यू लिखी होगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये बढ़ा है कि कम हुआ है। अगर TSH बढ़ गया है तो पेशेंट विल सफर फ्रॉम, TSH बढ़ गया है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म। यस। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर आप गलती से ऐसा ना कर दो कि एलिवेटेड है तो हाइपर है। तो ये पता होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट है थायराइड स्कैन। जैसे सीटी स्कैन करते हैं वैसे थायराइड स्कैन एक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और थायराइड स्कैन इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई नोड्यूल्स और ग्रोथ इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड कैंसर भी होता है, थायराइड में भी ग्लैंड्स और नोड्यूल्स होती है, तो उसके लिए स्पेसिफिक थायराइड स्कैनिंग किया जाता है टू आइडेंटिफाई कि कुछ थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स या कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ है कि नहीं। और रेडियो आइसोटोप ऑफ आयोडीन और टेक्नेटियम इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर स्कैनिंग द थायराइड ग्लैंड। हमने वो डाई वाला सीटी स्कैन देखा है, डाई वाला सीटी स्कैन देखा है कभी? यस। हाँ, सो सेम जैसे पेट स्कैन में कैसा रेडियो आइसोटोप मटेरियल यूज होता है, वैसे ही थायराइड स्कैन करना हो, सीटी स्कैन इन शॉर्ट, तो पहले टेस्ट करने से पहले, स्कैनिंग करने से पहले उसके पेशेंट के अंदर रेडियो आइसोटोप आयोडीन या तो टेक्नेटियम हम एडमिनिस्टर करेंगे आईवी से, फिर पेशेंट का सीटी स्कैन किया जाएगा एंड थायराइड ग्लैंड को देखा जाएगा। So reassure the client that the level of radioactive medication is not dangerous to self or others. Yes, रेडियो एक्टिव ऐसा वर्ड सुन के ही पेशेंट घबरा जाएगा कि ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो आइसोटोप है, रेडिएशन होगा। सो पेशेंट को बोलना है कि ये जो रेडियो एक्टिव मेडिसिन है उतना ज्यादा रेडिएशन नहीं होता है उससे, सो इट इज सेफ फॉर यू एंड इट इज नॉट हार्मफुल फॉर अदर्स ऑल्सो। Determine whether the client has received radiographic contrast agents within past 3 months because this may invalidate the scan. Yes, check कर लो कि past 3 months में पेशेंट की कोई भी कॉन्ट्रास्ट वाले एजेंट्स ऐड किए हैं, डाई वाले, और ऐसा कुछ टेस्ट करवाया है पेशेंट ने। अगर लास्ट 3 मंथ्स में ऐसा कुछ टेस्ट करवाया होगा तो अब ये टेस्ट करोगे तो वैलिड रिजल्ट नहीं आएंगे, इनवैलिड रिजल्ट आएंगे। तो पहले वो पूछ लो टेस्ट करने से पहले। Check with the PSCP regarding discontinuing medications containing iodine for 14 days before the test and need to discontinue thyroid medications before the test. Yes, PSCP को पूछ लो कि मेडिसिन कुछ भी बंद करनी है, क्या करना है, वो सब पहले से पूछ लो। आइडियली जब भी पेशेंट का थायराइड स्कैन किया जाता है तो वो पेशेंट को 14 दिन पहले ही आयोडीन कंटेनिंग मेडिकेशन सब बंद करनी होगी बिफोर 14 डेज। एंड वो रेगुलरली थायराइड मेडिसिन अगर ले रहा है तो जिस दिन टेस्ट है उस दिन की मेडिसिन उसको नहीं लेनी होगी। तो ये चीज ध्यान रखना होता है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मेंटेन एनपीओ, पेशेंट को एनपीओ करना है, नील बाय माउथ एनबीएम, नील पर ओरल कर देना है। एनपीओ स्टेटस आफ्टर मिडनाइट ऑन द डे बिफोर द टेस्ट, मतलब आज सुबह टेस्ट है तो कल रात से पेशेंट एनपीओ हो जाएगा, कुछ भी पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं लेगा। If iodine is used, the client will fast for an additional 45 minutes after the ingestion of oral isotope and the scan will be performed in 24 hours. अगर हमने देखा कि थायराइड स्कैन में दो टाइप के मटेरियल यूज कर सकते हैं, रेडियो आइसोटोप आयोडीन या तो टेक्नेटियम। सो अगर आपने आयोडीन यूज किया है तो फिर और पेशेंट को आयोडीन देने के बाद, आईवी से हमने आयोडीन दे दिया, उसके बाद एडिशनल पेशेंट को और 45 मिनट्स के लिए फास्टिंग करना पड़ेगा। अगर आप टेक्नेटियम दे रहे हो तो फिर देने के बाद पेशेंट खाना पीना कर सकता है, बट आयोडीन दे रहे हो तो एडिशनल और 45 मिनट्स हमें देना, फास्टिंग करवाना होगा। फिर आफ्टर 24 आवर्स हम सीटी स्कैन करेंगे, चेक करेंगे कि अब थायराइड ग्लैंड की क्या हालत है। If technetium is used, it is administered via IV route 30 minutes before the scan. ये आईवी आयोडीन की बात हो रही थी कि आयोडीन दे तब एडिशनल 45 मिनट्स होता है, 24 आवर्स बात करेंगे। बट अगर हम टेक्नेटियम यूज कर रहे हैं तो नो एडिशनल फास्टिंग इज रिक्वायर्ड एंड जैसे ही एडमिनिस्टर करेंगे 30 मिनट्स के बाद हम स्कैन कर सकते हैं। सो 30 स्कैन के 30 मिनट्स पहले ही हम आईवी से टेक्नेटियम दे देंगे। द टेस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। यस,
रेडियो एक्टिव है, बच्चे को तो हार्म हो सकता है, फीटस को हार्म कर सकता है, सो प्रेगनेंसी में हम नहीं कर सकते ये टेस्ट, बाकी सारे पेशेंट पर ये कर सकते हैं। गॉट इट? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज नीडल एस्पिरेशन ऑफ थायराइड टिश्यू। नीडल एस्पिरेशन मतलब किसकी बात हो रही है? इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाह रहे हैं हमें? थायराइड टिश्यू क्या? बायोप्सी। बायोप्सी, यस। सो अगर पेशेंट को थायराइड कैंसर है तो उसकी बायोप्सी लेके हम चेक कर सकते हैं, ये भी एक टेस्ट है। तो एस्पिरेशन ऑफ थायराइड टिश्यू इज डन फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सेल्स के एग्जामिनेशन के लिए हम वो टिश्यूज को ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि थायराइड कैंसर में ही बायोप्सी की जाए। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि उनको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, तो प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है कि नहीं, उसके लिए हमने दिखे ब्लड टेस्ट, सप्रेशन टेस्ट और वो भी देखा था, बट उसके सेल्स की भी स्टडी की जा सकती है। सो दोनों के लिए, बिनाइन है मैलिग्नेंट है, दोनों के लिए हम बायोप्सी ले सकते हैं। नो ग्लैंड प्रिपरेशन इज नेसेसरी, एनपीओ स्टेटस मे और मे नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लाइंट की प्रिपरेशन ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं कि रात से ये गोलियां बंद करनी है, एनपीओ है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। एनपीओ भी कुछ डॉक्टर्स करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते, डिपेंड्स, मे और मे नॉट बी प्रिस्क्राइब। लाइट प्रेशर इज अप्लाइड टू एस्पिरेशन साइट आफ्टर द प्रोसीजर। बायोप्सी लिया है, गले में से लिया है, तो एस्पिरेशन के बाद आपको यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करके रखना होगा, मतलब प्रेशर ड्रेसिंग, टाइट ड्रेसिंग करना होगा पेशेंट का। दैट्स इट। नेक्स्ट टेस्ट है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, दैट इज HbA1c। ये स्पेसिफिक कौन से ग्लैंड के लिए किया जाएगा? डायबिटिक। हाँ, डायबिटीज में करते हैं टू आइडेंटिफाई द ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज कितना मेंटेन किया है लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 3 महीने से पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कैसा था, वो चेक करने के लिए हम HbA1c टेस्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली ये कौन से ग्लैंड के लिए हमने चेक किया? कौन सा ग्लैंड अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Which gland regulates the glucose? कौन सा ग्लैंड ग्लूकोज रेगुलेशन करता है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, कौन सा ग्लूकोज रेगुलेशन करता है? गाइस वी हैव जस्ट स्टडीड एनाटॉमी। ग्लूकोज का रेगुलेशन कौन करेगा, कौन सा ग्लैंड करेगा? लीव इट, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी आई कैन नॉट हेल्प यू। तो HbA1c ये एक ब्लड ग्लूकोज बाउंड हीमोग्लोबिन है। HB हीमोग्लोबिन कौन से, लाइक ग्लूकोज से कितना हीमोग्लोबिन बाइंड है उससे हमें पता चलता है। इन शॉर्ट हमें ग्लूकोज पता चलेगा कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कैसा है बॉडी के अंदर। हीमोग्लोबिन A1c दैट इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A, दैट इज हम फुल फॉर्म बोलेंगे HbA1c, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वेल द ग्लूकोज लेवल हैज बीन कंट्रोल्ड इन पास्ट 90 डेज। पास्ट 90 डेज मतलब 3 मंथ्स से पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा था, कितने कंट्रोल में था। जो भी डायबिटिक पेशेंट है या जो भी हेल्दी पेशेंट है, HbA1c से हमें पता चल जाएगा। बाकी के जो ब्लड ग्लूकोज वाले टेस्ट है ना, RBS, उससे क्या होगा, पेशेंट ने अगर अभी मेडिसिन खाई है तो ऑब्वियसली मेडिसिन की वजह से ब्लड ग्लूकोज कम ही आएगा, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पेशेंट अच्छे से मैनेज कर रहा है, नो। बट लास्ट 3 महीने से रेगुलरली उसका ब्लड ग्लूकोज कैसा रह रहा है, वो अगर हमें चेक करना है तो हम HbA1c टेस्ट यूज करते हैं। Hyperglycemia in a client with diabetes is usually a cause of increase in HbA1c। अगर पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया है, दैट इज हैपेंस इन द डायबिटिक, अगर डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरग्लाइसेमिया है, तो HbA1c की वैल्यू ज्यादा आएगी। फास्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द टेस्ट, इसमें कुछ फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम FBS करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, तो उसमें पेशेंट को फास्टिंग करना होगा, बट इसमें पेशेंट को कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ये वैल्यू याद रखनी होगी आपको। नॉर्मल HbA1c की वैल्यू क्या है, लेस देन 6%। अगर 6% से ज्यादा आ रही है
6.5 जितना हो रहा है कि 6 से ज्यादा है, मतलब पेशेंट प्री डायबिटिक है। लास्ट 3 महीने से उसका ग्लूकोज अच्छे से मैनेज नहीं हुआ है। अगर 8 या बहुत ज्यादा है, मतलब पेशेंट बहुत खराब है पेशेंट का। 3 महीने से ग्लूकोज इतना ज्यादा है, अच्छे से मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। सो लेस देन 6% से कम होनी चाहिए। 5.9, 5.8 ऐसे कम होनी चाहिए। उतनी भी है, मतलब पेशेंट को अभी भी ध्यान रखने की जरूरत है। इतने में पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है, बिकॉज अभी नियर टू 6 है। सो इन शॉर्ट लेस देन 6 होनी चाहिए। HbA1c and estimated average glucose reference intervals. Okay, HbA1c और एवरेज एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू क्या है, वो चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे। सब लैब वैल्यू, सारी नॉर्मल वैल्यूज हम पढ़ेंगे, और ये सब आपको याद भी रखनी पड़ेगी। तो हम चैप्टर 10 में देख लेंगे वो। Next, this is the very important point for you to remember. Consistently poor glycemic control in a client with diabetes mellitus is usually the cause of increased HbA1c value. Yes, consistently कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो कंसिस्टेंटली 3 महीने से अपना ग्लूकोज अच्छे से कंट्रोल नहीं ले रहा है। मैनेज तो कर रहा है, गोलियां तो खा रहा है, बट साथ साथ में शुगर भी खा रहा है, या गोलियों में अच्छे से नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। सो कंसिस्टेंटली उसका ग्लूकोज कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से HbA1c वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, ज्यादा आ सकती है। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट इज 24-hour यूरिन कलेक्शन फॉर वेनिलिल मेंडेलिक एसिड, दैट इज VMA। तो यूरिन के अंदर ये VMA, वेनिलिल मेंडेलिक एसिड प्रेजेंट है कि नहीं, वो चेक करने के लिए 24 घंटे तक यूरिन को कलेक्ट किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। तो जब पेशेंट सफर कर रहा होता है, when patient is suffering from pheochromocytoma, ये एक कंडीशन है जो हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो फियोक्रोमोसाइटोमा, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि एक ऐसी ट्यूमर है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड है ना, ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है ट्यूमर की वजह से या ड्यू टू एनी कॉज। सो वो सारी जो एक्सेस चीजें हैं वो यूरिन में भी प्रेजेंट होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट फियोक्रोमोसाइटोमा से सफर हो रहा है कि नहीं। तो इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। उसमें किया क्या जाता है, इट इंक्लूड्स अ 24-hour यूरिन कलेक्शन फॉर VMA। 24 घंटे के लिए पेशेंट का यूरिन कलेक्ट किया जाएगा। जितनी बार पेशेंट वॉइड करेगा, एक कंटेनर में उसको स्टोर किया जाएगा 24 आवर्स के लिए। सो 24 आवर्स का यूरिन पूरा कलेक्ट किया जाता है एक दिन का, टू चेक कि वो यूरिन के अंदर VMA, वेनिलिल मेंडेलिक एसिड प्रेजेंट है कि नहीं। ये VMA क्या है, व्हाट इज VMA? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कैटेकोलामाइन मेटाबॉलिज्म, मेटानेफ्रिन एंड कैटेकोलामाइंस। ये जब जो कैटेकोलामाइंस है, मेटानेफ्रिन है, कैटेकोलामाइंस है, ये सारी जो चीजें हैं उसमें से VMA बनता है। अगर ये सारी चीजें ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली VMA भी ज्यादा होगा। सो अगर यूरिन के अंदर VMA एलिवेटेड है, उसका मतलब पेशेंट फॉर श्योर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर ये VMA की वैल्यू कम है तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है। द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिनरी कैटेकोलामाइंस, यूरिन के अंदर ये कैटेकोलामाइंस कितने होने चाहिए? सो एपिनेफ्रिन यूरिन के अंदर लेस देन 20 mcg पर डे, एक दिन में 24 आवर्स में इतना कम होना चाहिए। एंड नॉर एपिनेफ्रिन पूरे दिन में 24 आवर्स में लेस देन 100 mcg होना चाहिए। अगर ये ज्यादा है, उसका मतलब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फियोक्रोमोसाइटोमा। गॉट इट? पता चला? Yes, ma'am. ओके। सो ये सारे ब्लड टेस्ट हैं। कल से हम सारे ग्लैंड्स के प्रॉब्लम देखेंगे। नाउ आई एडवाइज यू कि आज अब रीडिंग करो तो कैसे रीड करना है कि ये स्पेसिफिक ग्लैंड है, उसका काम क्या है, वो क्या काम करता है, उसका काम आपको नोट में लिखना है। एंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है वो आपको नोट में लिखना है। बिकॉज अब हम जो स्टडी करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होगा, ये हार्मोन ये सिक्रेट करता है। पर जब तक आपको वो भी याद नहीं रहेगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये पता नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने अभी आपको पूछा था कि HbA1c इनडायरेक्टली कौन से ग्लैंड को हम टेस्ट करेंगे, तो आपके पास आंसर नहीं था, एंड दिस इज नॉट गुड। सो आई एडवाइज यू टू मेक अ प्रॉपर नोट एंड वो याद रखो। तो अगर हम इतना जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
ये एंडोक्राइन ग्लैंड का जो चैप्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको लेटर ऑन कंफ्यूजन हो कि फ्लूइड कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, सब कुछ मिक्सअप हो सकता है। सो दैट इज व्हाई आई एडवाइज यू कि प्रॉपर पहले से नोट बना के रखो, क्लियर रखो अपने माइंड को, डोंट गेट कंफ्यूज। नोट्स होगी तो प्रॉपर आप क्लियर रह पाओगे, एंड लेटर ऑन आपको जब डिजीज कंडीशन हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसीलिए आज जो भी हमने पढ़ा है उसकी नोट्स बना के रखो। टुमारो आई विल गिव यू माई नोट्स ऑल्सो, मैंने जो बनाई थी मैं आपको कल वो भी दूंगी, बट खुद से आज बना के रखो। ओके, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? तो आज हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड देखे हमने, उसका जनरल फंक्शन देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, रिस्क फैक्टर्स देखे कि कौन से लोगों को एंडोक्राइन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रॉब्लम कौन से लोगों को होगा, सो एज, पुअर डाइट, हेरिडिटी, ये सारे उसके रिस्क फैक्टर्स थे। फिर हमने देखा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, वो क्या करता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, तो रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, वो सारे वो रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं फिर से आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, तो फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या सिक्रेट करवाएगा? अगर हाइपोथैलेमस ने ये हार्मोन सिक्रेट किया है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा हार्मोन सिक्रेट करने के लिए ऑर्डर मिलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी? आपके पास पूरा लिस्ट है यहाँ पर। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी? अगर हाइपोथैलेमस ने ये सिक्रेट किया तो इनडायरेक्टली पिट्यूटरी को क्या सिक्रेट करने के लिए ऑर्डर मिल रहा है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यस, यस। तो अगर हाइपोथैलेमस सीआरएच रिलीज करती है तो उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करेंगे, और ये हार्मोन्स कहाँ पर वर्क करते थे? कहाँ पर वर्क करेंगे ये हार्मोन्स? एसीटीएच कहाँ पर वर्क करेगा? किसको ऑर्डर देगा? थायराइड ग्लैंड को? एड्रेनल कॉर्टेक्स। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड को वो ऑर्डर देगा, एंड एड्रिनल ग्लैंड फिर क्या रिलीज करेगी? कॉर्टेक्स को दिया है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होगा। सो इन शॉर्ट ऐसे वर्क करेगा। अभी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, अगर ये हाइपोथैलेमस सीआईएच रिलीज करे, मतलब कॉर्टिकोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को ऑर्डर्स मिलेंगे कि एसीटीएच प्रोडक्शन बंद करो, तो इनडायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन भी रुक जाएगा। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब ये वाले हार्मोन्स जीएलएच, एफएसएच, अगर ये हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है तो उससे पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर मिल रहा है कि एफएसएच रिलीज करना है, एलएच रिलीज करना है, एंड वो डायरेक्टली ओवरीज पर अफेक्ट करेगा। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग, अगर रिलीजिंग हार्मोन है तो उससे ग्रोथ हार्मोन निकलेगा एंड वो डायरेक्टली बोन्स पर अफेक्ट करेगा। अगर इनहिबिट करना है तो आईएच वाला निकलेगा। मिलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट्स हमारी स्किन का मिलेनिन कलर प्रोडक्शन डिसाइड करता है। सो अगर लाइक हम धूप में गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है, सो हम धूप में जाने की वजह से क्या होता है, हमारा स्किन का कलर डार्क हो जाता है। क्यों? बिकॉज मिलेनिन एक्यूमुलेशन होता है। सो जब ऐसी चीज हम करते हैं, धूप में जाते हैं, तो फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट देगा कि एमआरएच सिक्रेट करेगा, मिलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन एमआरएच सिक्रेट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी, एंड फिर जो हमारी स्किन में मिलेनोसाइट्स होते हैं वो इमीडिएटली मिलेनिन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर ज्यादा मिलेनिन हो जाता है तो फिर वो एमआईएच सिक्रेट करेंगे, प्रोलैक्टिन, पीआईएच, पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट कर रहा है तो वो फिर प्रोलैक्टिन सिक्रेट करवाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो ऐसे वर्क करता है। सो हमने हाइपोथैलेमस देखा, उसके फंक्शंस देखे। पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड है, बट पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस को। सो वो हाइपोथैलेमस से इंफ्लूज होगा एंड डायरेक्टली दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका फंक्शन कंट्रोल कर सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब है, इतना याद रखना है कि पोस्टीरियर लोब है, उसमें से ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा है? वेसोप्रेसिन है। तो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होगा, बट वो हार्मोन प्रोड्यूस किसने किया था? हाइपोथैलेमस ने किया था, और वो फिर भेजकर उसने पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर करके रखा है, जब जरूरत पड़ी तब
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन रिलीज हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में से ACTH, FSH, GH, LH, MSH, PRL, TSH, सोमेटोट्रॉफिक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स एंटीरियर लोब सिक्रीट करेगा। फिर हमें ये हार्मोन के नाम से पता चलना चाहिए कि ये हार्मोन कौन से पर वर्क करता है। ADH किडनीज पर वर्क करेगा, ऑक्सीटोसिन यूट्रस पर, ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, ग्रोथ हार्मोन बोन पर, प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट पर, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दैट इज FSH एंड LH जो है वो ओवरी टेस्टिस पर, TSH है थायराइड पर वर्क करेगा। तो ये सारी हमें पता होना चाहिए। फिर हमने एड्रिनल ग्लैंड देखा। एड्रिनल ग्लैंड 2 होते हैं सबके पास, और वो डिवाइडेड है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला में। कॉर्टेक्स में से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। उसका काम क्या है, उसका पॉइंट्स बना देना। जो ये खास करके याद रखना, सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, ये चीज याद रखना, सोडियम रिटेंशन पोटेशियम एक्सक्रीशन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कंबाइनली ही सीक्रेट होते हैं। तो दोनों का मेन फंक्शन आप ऐसे लिस्ट आउट करके रखना, ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बीमारियां स्टडी करेंगे तब आपको ये पता होना चाहिए। तो मेक द नोट ऑफ दिस आल्सो। तो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट करता है। एड्रिनल मेड्यूला है वो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन सीक्रेट करेगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। फिर हमने देखा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। वो T3, T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करता है। T3, T4 याद रखोगे तो चलेगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड है, वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रेट करेगा। पेनक्रियाज है, उसका काम मेनली काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। और कार्बोहाइड्रेट में से निकलता क्या है, ग्लूकोज। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम पेनक्रियाज का है। इनडायरेक्टली वो फैट एंड प्रोटीन को भी अफेक्ट करता है, बट मेन काम कार्बोहाइड्रेट का है। और वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन ग्लूकागोन दोनों ग्लूकोज को कम करते हैं, बट इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स में भेजता है, ग्लूकागोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। एक मिनट, नो आई मेड अ मिस्टेक, मैंने मिस्टेक कर दी। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को बाइंड करके सेल्स के अंदर ले जाएगा। ग्लूकागोन, मैंने रॉन्ग बोला था, ग्लूकागोन आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी। ग्लूकागोन क्या करता है, जब जरूरत पड़ती है तब जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ऑपोजिट फंक्शन होता है। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज को बढ़ाता है। जो स्टोर्ड ग्लूकोज है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जब जरूरत पड़ती है, पेशेंट चलो फास्टिंग कर रहा है, पेशेंट ग्लूकोज नहीं ले रहा है, जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ी तो ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है। और इसमें ग्लाइकोजन हेल्प करता है, नॉट टू ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन को हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है तब ग्लूकागोन की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड? पता चला? कंफ्यूज नहीं हो गए ना, मैंने Yes. रॉन्ग बोल दिया था आपको। हाँ, सो ये चीज याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज लाइक मी। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करेगा, ग्लूकागोन ग्लूकोज को बढ़ाएगा। जब स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, उसकी जरूरत पड़ती है तो ग्लूकागोन सिक्रेट होगा एंड वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ओवरीज एंड टेस्टिस, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरीज से सिक्रेट होगा, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सिक्रेट होगा। ओके। फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, जब ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स कम है तो फिर वो हाइपोथैलेमस को इंडिकेशन देगी कि हमें ज्यादा चाहिए, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा एंड पिट्यूटरी ग्लैंड अल्टीमेटली वो टारगेट ग्लैंड को ऑर्डर देगा एंड हॉर्मोन्स फिर बढ़ेंगे। अगर बढ़ गए हैं तो वो हाइपोथैलेमस को ऐसे सिग्नल देंगे ना, वी डोंट वांट, प्लीज स्टॉप द सिक्रीशन। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा, पिट्यूटरी फिर वो टारगेट ग्लैंड को ऑर्डर देके प्रोडक्शन कम करवा देगा। सो ऐसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है। फिर हमने डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट देखे, स्टिमुलेशन टेस्ट, सप्रेशन टेस्ट। वो कोई भी ग्लैंड पर हम कर सकते हैं। स्टिमुलेशन करना मतलब हम बाहर से ऐसी मेडिसिन दे के वो ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि अब वो सिक्रेट कर पा रहा है कि नहीं हार्मोन। अगर वो सिक्रेट अभी भी नहीं कर पा रहा है मतलब वो ग्लैंड में प्रॉब्लम है, वो हाइपोफंक्शनिंग हो गया है। सप्रेशन टेस्ट में वो ज्यादा सिक्रेट कर रहा था, इसलिए हमने बाहर से ऐसी दवाई दी कि जिससे उसका सब हार्मोन सिक्रेशन कम हो। दवाई देने के बावजूद भी हार्मोन प्रोडक्शन कम नहीं हुआ, उसका मतलब वो ग्लैंड में तकलीफ हो गई है, वो ज्यादा ओवर फंक्शनिंग, ओवर एक्टिव हाइपर फंक्शनिंग हो गया है।
ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में क्या होता है, हम पता चलता है कि पेशेंट को कुशिंग डिजीज है या कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग डिजीज में मेन विलन पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, कुशिंग सिंड्रोम में मेन विलन एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो हम पेशेंट को रात से ही सोने के टाइम पर डेक्सामेथासोन दे देते हैं। आइडियली होना क्या चाहिए, ड्यू टू एक्सेस डेक्सामेथासोन पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर मिल गया होगा कि अब नहीं चाहिए, और एंड इट शुड गिव द ऑर्डर टू द एड्रिनल ग्लैंड कि अभी बंद कर दो, बट ऐसा होता नहीं है। हम डेक्सामेथासोन देते हैं, फिर भी मॉर्निंग में कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा होता है, सप्रेस नहीं हो पाता है, उसका मतलब पेशेंट को कुशिंग्स डिजीज है। फिर हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक देखा था, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर थायराइड ग्लैंड। पेशेंट को हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे बाय माउथ और आईवी, एंड फिर हम ब्लड के अंदर चेक करेंगे कि कितना रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक हुआ है। उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, एलिवेटेड है रेडियो एक्टिव आयोडीन की, तो उसका मतलब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन की वैल्यू कम है तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, और ये रेडियो एक्टिव है तो हम प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते। फिर हमने T3 T4 लेवल देखा था। T3 T4 लेवल की वजह से TSH चेंज होता है। अगर T3 T4 कम होगा तो TSH बढ़ेगा, T3 T4 बढ़ेगा तो वो TSH को कम करने का ऑर्डर देगा। तो TSH का रेगुलेशन कंट्रोल कौन करता है, T3 एंड T4। सो T3 टोटल T3 कितना है, टोटल T4 कितना है, फ्री T4 कितना है, उसकी नॉर्मल वैल्यू हमने देखी थी, याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना है कि T4 T3 इंक्रीज हो जाता है तो विच कंडीशन इज देयर, T3 T4 इंक्रीज होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म। यस, T3 T4 डिक्रीज हो जाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म। Hyper. हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर हमने TSH टेस्ट देखा था, TSH की नॉर्मल वैल्यू देखी थी। अगर TSH वैल्यू ज्यादा है तो, हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड TSH वैल्यू कम है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म। यस। फिर हमने थायराइड स्कैन देखा था, जस्ट लाइक सीटी स्कैन हम थायराइड का स्कैन करेंगे, बट उससे पहले हम पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो आइसोटोप आयोडीन देंगे या टेक्नेटियम देंगे। ये पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, दूसरों के लिए भी हार्मफुल नहीं है, हाँ बट प्रेगनेंसी में हम नहीं कर सकते। पेशेंट को पहले से ही पूछ लेना है लास्ट 3 मंथ्स में आपने कोई रेडियो एक्टिव टेस्ट, कुछ भी कॉन्ट्रास्ट डाई वाला कुछ भी टेस्ट करवाया है। अगर करवाया है तो फिर हम अभी नहीं कर पाएंगे। PHCP से पूछ लेंगे कि मेडिसिन कौन सी बंद करवानी होती है। आइडियली 14 दिन पहले से ही पेशेंट को आयोडीन वाली मेडिसिन बंद करवा देंगे, एंड अगर पेशेंट थायराइड की मेडिसिन ले रहा है तो वो दिन पर पेशेंट नहीं लेगा, सेम डे पर बिफोर द टेस्ट पेशेंट विल नॉट टेक द मेडिसिन। फिर पेशेंट को एनपीओ कर देना होता है, अगली रात से ही पेशेंट को एनपीओ कर देंगे, पीछे पहले की रात से ही। एंड अगर हम आयोडीन यूज कर रहे हैं तो पेशेंट को आयोडीन देने के बाद और 45 मिनट्स के लिए फास्ट करना होगा, एंड टेस्ट हम करेंगे 24 घंटे बाद। अगर टेक्नीटियम यूज कर रहे हैं तो नो फर्दर एनपीओ इज रिक्वायर्ड, जैसे ही टेक्नीटियम दे दिया पेशेंट खाना पीना कर सकता है, बट वो तो 30 मिनट्स में ही हम सीधा टेस्ट कर देंगे। सो ऐसी कुछ बात ही नहीं होगी, 30 मिनट्स में पेशेंट क्या खा पी लेगा, तो उसमें जरूरत नहीं है, और प्रेगनेंसी में हम नहीं कर सकते। फिर हमने नीडल एस्पिरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड देखा, मतलब बायोप्सी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसमें एनपीओ करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। ग्लाइकोसाइलेटेड एच हीमोग्लोबिन देखा, दैट इज HbA1c। ये एक ग्लूकोज का टेस्ट है कि लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 90 डेज में पेशेंट का ग्लूकोज कैसा है, पेशेंट अच्छे से मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम चेक करते हैं। तो इसमें कुछ फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखनी है, इट शुड बी लेस देन 6%। अगर ज्यादा है उसका मतलब पेशेंट अच्छे से रेगुलेट नहीं कर रहा है, उसका कंट्रोल नहीं है ग्लूकोज पर। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिसको डायबिटीज मेलाइटिस होगा उसकी HbA1c वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होती है, उनमें मेनली क्यों ज्यादा होती है HbA1c, ओवर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ड्यू टू पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ये सारे डायबिटीज में नहीं होता, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो डाइट का भी ध्यान रखते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट, शुगर डाइट नहीं लेंगे, मेडिसिन भी रेगुलर लेते हैं, तो उनका ग्लूकोज कंट्रोल उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा है।
सो HbA1c डायबिटिक है, मतलब HbA1c वैल्यू एलिवेटेड तो होगी बट बहुत ज्यादा नहीं होगी इंक्रीज। अंडरस्टूड? उसका मतलब कि ये पर्सन को डायबिटीज है बट वो बहुत अच्छे से उसको ग्लूकोज को मैनेज कर रहा है, वो दवाई भी रेगुलर ले रहा है, डाइट भी अच्छे से फॉलो कर रहा है। बट जो नहीं करता है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत पुअर है, कुछ भी नहीं पड़ी है, मेडिसिन लेगा साथ में स्वीट और कार्बोहाइड्रेट सब कुछ खाएगा, तो फिर उसका ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं रहेगा और उसकी HbA1c वैल्यू बहुत ज्यादा एलिवेटेड होगी। सो वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि पेशेंट अपना ग्लूकोज मैनेज कैसे कर रहा है। फिर हमने देखा 24 आवर यूरिन कलेक्शन फॉर वेनिलिल मेंडेलिक एसिड। जब पेशेंट फियोक्रोमोसाइटोमा से सफर हो रहा होता है तब उसकी एड्रिनल ग्लैंड है वो ज्यादा कैटेकोलामाइंस, मेटानेफ्रिन वो सब रिलीज करती है और उसमें से निकलता है VMA। सो पेशेंट को हम क्या करेंगे, 24 आवर्स का यूरिन इकट्ठा करेंगे। एक दिन के लिए उसको सारा यूरिन एक कंटेनर में करना होता है। जैसे ही 24 आवर्स खत्म हो गए फिर वो कंटेनर में से यूरिन का टेस्ट किया जाएगा एंड देखेंगे कि VMA कितना है। नॉर्मली पूरे एक दिन में एपिनेफ्रिन लेस देन 20 mcg होना चाहिए, नॉर एपिनेफ्रिन पूरे दिन में लेस देन 100 mcg होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है मतलब कंफर्म है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फियोक्रोमोसाइटोमा। सो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, प्लीज मेक द नोट्स। फिर हम कल से ईच एंड एवरी ग्लैंड की डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे कि डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, इसकी भी नोट्स आपको बनानी होगी। वरना आप लास्ट में एग्जाम के बाद वक्त आप करने जाओगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, एंडोक्राइन पता ही नहीं चलेगा। तो प्रॉपरली नोट्स बनानी होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No. ओके। सो आज आपको टेस्ट के लिए लिंक मिल जाएगी बट वो ओपन कल मॉर्निंग में 9 o'clock को होगी। ओके, see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.